हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम फिजिक्स के प्रतिदर्श प्रश्न पत्र यानी कि मॉडल पेपर 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले चैनल पर प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 1 सॉल्व कर दिया गया है, जो कि इस वर्ष 2025 बोर्ड के लिए उत्तराखंड बोर्ड द्वारा जारी किए गए हैं। तो सबसे पहले निर्देश दिए हुए होंगे, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। और चूंकि आपको पता ही है कि कितने क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं और कौन से बहुविकल्पीय होते हैं, कौन से 1 नंबर या 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के होते हैं, तो आप इसे पढ़ें। और चलते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। जो पहला क्वेश्चन है उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं 8, तो उसका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। तो उसका पहला क्वेश्चन है, यदि एक धन आवेश को निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव क्षेत्र में लाया जाता है तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा, चूंकि डेल्टा यू यानी कि स्थितिज ऊर्जा का जो वैल्यू होता है क्यू यू आई यू एफ माइनस यू आई, चूंकि वो कह रहा है उसे निम्न विभव से उच्च विभव में, यानी कि यहां पर यू एफ जो फाइनल है, बाद का जो विभव है वो ज्यादा है यू आई से। सॉरी, ये वी है, जो वी है वी आई से ज्यादा है वी एफ। तो इसका मतलब अगर वी एफ ज्यादा है तो ये पूरी क्वांटिटी कैसी होगी, प्लस की होगी, यानी कि पॉजिटिव होगी। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो स्थिति ऊर्जा है, जब धन आवेश को निम्न विभव से उच्च विभव क्षेत्र में ले जाया जाता है तो वो बढ़ती है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा। चूंकि लंबवत प्रवेश करता है तो उसका जो पथ होगा वो वृत्ताकार होगा। यदि हम बात करते हैं क्षेत्र के अनुदिश तो वो रेखीय होगा और किसी भी कोण पर होता है। मतलब अगर लंबवत और रेखीय 180 या 0 डिग्री को छोड़ दिया जाए, किसी और कोण पर पूछा जाए तो वो कुंडलिन पथ पर इस प्रकार से बढ़ता है। तो फिलहाल इसका लंबवत प्रवेश करता है, तो इसका ऑप्शन थर्ड सही है, वृत्ताकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान केवल निर्भर करता है। देखो, चूंकि E बराबर होता है -N d∅/dt, तो जो विद्युत वाहक बल है वो विद्युत फ्लक्स पर निर्भर करता है, तो संबद्ध फ्लक्स परिवर्तन की दर पर। तो इसका ऑप्शन फोर्थ सही होगा। नेक्स्ट है, बिंदुवत प्रकाश स्रोत के कारण उत्पन्न तरंगाग्र की आवृत्ति कैसी होगी। चूंकि बिंदुवत दिया है, यदि बिंदुवत होता है कोई प्रकाश स्रोत तो उसका जो आकृति होती है वो गोलीय होगी। कैसी होगी, गोलीय। तो इसका आंसर होगा गोलीय। यदि अगर एक रेखीय है तो रेखीय में क्या होती है, बेलनाकार होती है। तो फिलहाल इसमें पूछा है बिंदुवत प्रकाश स्रोत, तो इसलिए इसकी जो तरंगाग्र की आवृत्ति होगी वो गोलीय होगी। नेक्स्ट है, एक एएमयू एटॉमिक मास यूनिट द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा है। एक एएमयू से कितनी ऊर्जा होती है, ये होती है एक एएमयू इज इक्वल टू 931.5 एमईवी होती है। तो फिलहाल यहां पर 931 दिया है, तो आप 931 पे टिक करेंगे, 931 एमईवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा घनत्व J और अपवाह वेग Vd में संबंध। चूंकि हम जानते हैं I बराबर NEA Vd, लेकिन यहां पर J और Vd में संबंध पूछा है, तो यहां से यदि मैं I/A लिखूं तो ये हो जाएगा NE Vd, तो ये हो जाएगा I/A J। तो इसका मतलब J इज इक्वल टू NE Vd। तो यहां पर जो ऑप्शन है J बराबर NE Vd, तो ऑप्शन नंबर एक सही है, J बराबर NE Vd। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संपर्क में रखे दो लेंसों की क्षमताएं 4+4 डायोप्टर -2 डायोप्टर संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। अगर हम पहले संयुक्त लेंस की क्षमता निकाल लें तो वो होगी P इजकल टू +4D और -2D, अर्थात +2D, 2 डायोप्टर। अब फोकस दूरी निकालनी है तो F इजकल टू होता है 1/P। अगर सेंटीमीटर में है तो 100 सेंटीमीटर/P, या फिर 100/2, तो यहां पर ये आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सेकंड सही है।
शुद्ध जर्मेनियम को पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है। जब हम शुद्ध जर्मेनियम में कोई अशुद्धि मिलाते हैं, लेकिन यदि वो अशुद्धि 3 संयोजकता की हो, 3 संयोजकता की अशुद्धि मिलाते हैं तो वो पी टाइप बनता है। और 3 संयोजकता की अशुद्धि होती है एल्युमिनियम, बोरॉन, इंडियम। तो यहां पर ऑप्शन में हमारे दिया हुआ है एल्यूमिनियम, तो हम एल्यूमिनियम बोलेंगे। तो पी टाइप बनाने के लिए हमें एल्यूमिनियम की अशुद्धि मिलानी पड़ेगी, या ये कहे +3 संयोजकता वाला अपद्रव्य मिलाना पड़ेगा। फास्फोरस, एंटीमनी और आर्सेनिक जो है अगर मिलाए जाते हैं, ये 5 संयोजकता के हैं, तो ये एन टाइप के लिए ये अशुद्धि मिलाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है, जैसे कि आपको पता ही है कि आपके अब एग्जाम में 2 एसेरेशन और रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं। तो फिलहाल एसेरेशन रीजन के 2 क्वेश्चन होंगे, उनके ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कौन सा होगा तो वो क्वेश्चन में हम देखते हैं। तो उसके बाद इनमें से कोई एक सिलेक्शन क्लियर ऑप्शन सही होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अभिकथन ए, क्यूरी ताप से ऊपर लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाता है। ट्रू, यानी कि अगर क्यूरी ताप से ऊपर जाता है तो लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा कारण दिया हुआ है, उच्च ताप पर डोमेन नष्ट हो जाते हैं, ये भी सत्य है। और ये जो लोह चुंबकीय पदार्थ है अनुचुंबकीय हो जाता है क्योंकि उसके डोमेन नष्ट हो जाते हैं, अर्थात ये इसकी व्याख्या करता है। तो आपका ऑप्शन सही, ऑप्शन आंसर जो होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट होगा, ए व आर सत्य हैं तथा आर ए की व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। ट्रू, ये भी सत्य है। ये तरंगें सीधी रेखा में संचरित होती हैं, नहीं, ये लंबवत दिशा के दोनों कंपनों के, यानी कि बी और ई क्षेत्र के जो कंपन होते हैं उन दोनों के लंबवत होती है, सीधी रेखा में संचरित नहीं होती, तो इसलिए ये फॉल्स होगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा वो हम देख लेते हैं एक बार, ए सही आर गलत, यानी कि थर्ड। तो इसका थर्ड आंसर जो होगा वो थर्ड होगा, ए सही और आर गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहां से अब एक एक नंबर के क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव आपके 8 ही आते हैं। 2 बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर किसी विद्युत विभव शून्य है, यानी कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव शून्य है। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है। आवेशों की प्रकृति क्या होगी, मतलब वो ये कह रहा है कि अगर मेरे पास 2 आवेश हैं Q1 और Q2 और इन्हें मिलाने वाली रेखा के किसी एक बिंदु पर यहां पर विभव शून्य है तो प्रकृति कैसी होगी। तो इसमें केस हो सकता है कि दोनों आवेश कैसे होंगे, मान लो प्लस होंगे। तो अभी देख लेते हैं, क्योंकि अगर प्लस क्यों आवेश होंगे तो ये ओ बिंदु, ओ पर बात करते हैं यहां पर। तो अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं चार्ज, अगर ये दोनों प्लस के हैं तो ओ बिंदु पर देखो प्लस क्यू के कारण दूर की ओर इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई Q1 इधर को होगी और ई Q2 इधर को होगी। तो इसका मतलब है कि ये एक दूसरे को कम कर रहे हैं, या अगर दोनों आवेश इक्वल है तो ये एक दूसरे को काट देंगे, यानी कि निरस्त कर देंगे और विद्युत विभव क्या हो जाएगा, शून्य। यदि दोनों नेगेटिव हैं, -Q1 और -Q2 है, तो O पर कैसा होगा, यहां पर O पर दोबारा देखते हैं कि इधर की तरफ -Q1 के कारण, तो Q1 के कारण ये तो Q2 के कारण होगा, ई Q2 माइनस है दोनों, और इधर की साइड क्या होगा, ई Q1 के कारण होगा। तो यहां भी एक दूसरे को निरस्त कर देता है। यदि एक पॉजिटिव है Q1 है और एक Q2 है, ये नेगेटिव, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो इस केस में क्या होगा ऊपर कि प्लस क्यू के कारण ई Q1 और -Q2 के कारण भी इसमें इसी डायरेक्शन में ई Q2 भी इसी डायरेक्शन में होगा, ई
Q2। तो यहां इस केस में क्या होंगे, यदि ये इधर बना लेते हैं, मतलब माइनस Q1 हो और ये प्लस Q2 हो, तब भी ये दोनों इस डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो इस केस में या इस केस में कभी भी शून्य नहीं होंगे। तो उसने पूछा आवेशों की प्रकृति क्या होगी, तो इसके लिए आप आंसर दोगे कि आवेशों की प्रकृति ये मतलब एक कहेंगे कि समान प्रकृति के होंगे। तो आंसर लिख सकते हैं आप समान प्रकृति के होंगे, यही आपको बताना था। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गतिमान आवेशित कण पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल का सूत्र दीजिए। गतिमान आवेशित कण पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में, यानी कि लॉरेंज बल को पूछ रहा है, उसका सूत्र पूछ रहा है। क्योंकि हम जानते हैं जब कोई गतिमान आवेशित कण होता है, यदि एक्स अक्ष के अनुदिश v वेग से गतिमान है और चुंबकीय क्षेत्र इस पर इसके लंबवत दिशा में y अक्ष पर कार्यरत है, तो जो बल लगेगा वो z डायरेक्शन में लगेगा, अर्थात v और b के दोनों के लंबवत दिशा में बल लगेगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है F बराबर Q V क्रॉस B। चूंकि F जो होगा V और B दोनों के लंबवत होगा, या फिर इस फॉर्मूले को आप ऐसे लिख सकते हैं F बराबर Q V B साइन थीटा। थीटा जो है V और B के बीच का कोण है, इसे बोलते हैं लॉरेंज बल। लॉरेंज बल यही आपसे पूछा है 1 नंबर में। प्रकाशिक तंतु में प्रकाश के किस गुण का उपयोग किया जाता है? क्योंकि जो प्रकाशिक तंतु होता है उसमें प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के गुण का उपयोग होता है। क्योंकि ये होता है हमारा प्रकाशिक तंतु, यहां पर ये इसमें बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है, तो तभी इसमें प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत दूरी तक भेजा जा सकता है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाए गए हैं, ये आपके प्रकाशिक तंतु ही है और जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के गुण पर ही आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये बनाना ही आपको केवल आंसर देना था। पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत पर क्या प्रभाव पड़ता है जब डायोड अग्र अभिनत होता है? क्योंकि जब पीएन संधि डायोड में अगर हम अग्र अभिनत जोड़ देते हैं तो उसकी जो अवक्षय परत है वो घट जाती है, यानी कि उसकी चौड़ाई कम हो जाती है। अवक्षय परत की चौड़ाई यहां पे लिख देता हूं, चौड़ाई कम हो जाती है। देख सकते हैं आप, जैसे ये पीएन संधि डायोड है, जब इसे अगर अभिनति में जोड़ेंगे अर्थात P को प्लस से जोड़ेंगे और N को माइनस से जोड़ेंगे तो ये अवक्षय परत की चौड़ाई जो होगी घट जाती है। तो फिलहाल ये एक ही नंबर में पूछा गया था, तो आपको केवल बोलना था कि जब डायोड पीएन संधि डायोड को अगर अभिनति में जोड़ा जाता है तो उसकी अवक्षय परत की चौड़ाई कम हो जाती है। ये चित्र तो केवल मैंने आपको समझाने के लिए, और इसके विपरीत यदि उत्क्रम अभिनति में जोड़ा जाता है, आप देख पा रहे होंगे कि संधि की जो चौड़ाई है वो यहाँ पर बढ़ चुकी है। तो ये है। तो फिलहाल तो आप 1 नंबर में ही आंसर लिखें। नेक्स्ट, सिद्ध कीजिए कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है। यानी कि जो फाई है कुल आवेश का एप्सिलॉन अर्थात गॉस की प्रमेय है, ये आपको यहां पर समझाना है। तो इसे मैं, चूंकि ये 2 नंबर में पूछा गया तो मैं एनसीईआरटी के तरीके से बता रहा हूं, हालांकि इसे अन्य तरीकों से भी लिखा जाता है, मतलब इंटीग्रेशन का यूज करके। तो फिलहाल मैं इसे 2 नंबर में लिखने की कोशिश कर रहा हूं और एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा हूं। तो फिलहाल यहां मान लेते हैं कि सिद्ध कीजिए कि बंद पृष्ठ, मान लो ये क्यों आवेश इस बंद पृष्ठ में, गोलीय पृष्ठ में परिबद्ध है और इसकी जो त्रिज्या है वो r है। तो ये लिखना पड़ेगा, माना क्यों आवेश एक गोलीय पृष्ठ के भीतर स्थित है। इस पृष्ठ के किसी बिंदु पर एक सवल्पांश, यहां पर हमने डेल्टा एस मान लिया, ये क्षेत्र डेल्टा एस है, तब सवल्पांश डेल्टा एस से
गुजरने वाला, यहां पर मैं डेल्टा एस को सदिश रूप में लिख रहा हूं, गुजरने वाला, डेल्टा एस से गुजरने वाला फ्लक्स फाई, अगर हम मैं फाई लिखूं डेल्टा में लिखा जाएगा, फाई बराबर ई डॉट डेल्टा एस, क्योंकि ई की डेल्टा एस से मल्टीप्लाई करते हैं क्षेत्रफल सदिश से, तो हम फाई निकाल सकते हैं। और अगर इस पॉइंट पर यहां पर कहीं मैं एस इस क्यू के कारण ई निकालूं, तो ई आप देख पाएंगे, ई होगा, ई का वैल्यू रख रहा हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, क्योंकि रेडियस आर है, आर, और यहां पर चूंकि मैं सदिश फॉर्म को यूज कर रहा हूं तो आर स्क्वायर, और यहां पर क्या लिया जाएगा आर डेल्टा एस, चूंकि मैं सदिश रूप में लिख रहा हूं। और आर जो है यहां पर, सॉरी ये आर, यहां पर ये एकांक सदिश है डेल्टा आर, चूंकि ई का वैल्यू क्यू के कारण ये होता है तो वो यहां रखा, और ये आर एकांक वेक्टर है तो डेल्टा एस। अब चूंकि आर जो आर है एकांक वेक्टर है, सदिश है, और आर की दिशा आर व डेल्टा एस समदिश होंगे, तो डेल्टा फाई बराबर सदिश फॉर्म में लिखूं, क्योंकि आर का परिमाण 1 होगा, एकांक सदिश है ये, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और यहां पर डेल्टा एस। अब चूंकि ये जो गोला है, इस गोलीय पृष्ठ को, गोलीय पृष्ठ को अनेक सवल्पांशों यानी कि छोटे छोटे टुकड़े अल्पांशों से मिलकर बना माना जा सकता है। तो गोलीय पृष्ठ के लिए, गोलीय पृष्ठ के लिए कुल फ्लक्स, गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, तो गोली एस से गुजरने वाला कुल फ्लक्स फाई बराबर, यहां हम समेशन की फॉर्म यूज कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैं यहां पर इन्हें सतत न मानकर डिस्क्रीट मान रहा हूं, मतलब डेल्टा एस से अनेक से बना हुआ है, तो इसे समेशन की फॉर्म में लिखेंगे, समेशन ये हो जाएगा, इसे जोड़ देंगे तो डेल्टा फाई यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर और डेल्टा एस। अब इसे आगे सॉल्व करें, अगर डेल्टा सॉरी फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर और समेशन डेल्टा एस, यानी कि ये जो डेल्टा एस है इनसे मिलकर बना है, यानी कि सबका योग है, सबका योग मतलब ये एस हो जाएगा, और एस क्या होगा इसका, गोले का, चूंकि ये गोला है तो फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमने रेगुलर लिया है, यानी कि रेगुलर का मतलब है कि इसकी आकृति निश्चित है, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो फाई इज इक्वल टू बचेगा आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यही आपको प्रूफ करना था। तो ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिखा है, आगे इसके बारे में और क्या ये बताएं, 2 नंबर में इतना सफिशिएंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न परिपथ में बिंदु ए के बीच संपूर्ण संयोजन की तुल्य धारिता 10 माइक्रोफैरड है, मतलब पूरे की धारिता, जो संयोजन की धारिता है वो 10 माइक्रोफैरड दी हुई है, तो संधारित्र सी की धारिता अर्थात इसकी धारिता आपको बतानी है। तो यहां पर ध्यान दें, सॉल्यूशन करते हैं इसका। यहां पर इन्हें आप C1 और C2 मान लेते हैं। C1 कितना है 10 माइक्रोफैरड,
और C2 है 10 माइक्रोफैरड, और CF यानी कि संयोजन की धारिता वो भी 10 माइक्रोफैरड, और C आपको फाइंड करना है। तो चूंकि C1 और C2 ये आपका C1 है, ये आपका C2 है, तो C1 और C2 चूंकि C1 व C2 समांतर क्रम में है, तो इनका धारिता C डैश मान लेते हैं हम यहाँ पर, या C प्राइम, C1 प्लस C2 हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा 10 प्लस 10 अर्थात 20 माइक्रोफैरड। अब ये दोनों का एक बन जाएगा, अर्थात ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा C डैश, और यहाँ पर C, और ये B, और ये A। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, ये दोनों C डैश व C श्रेणी क्रम में है, क्रम में होंगे, तो तुल्य धारिता तो 1/CF बराबर 1/C डैश प्लस 1/C। 1/CF दिया हुआ है 10 माइक्रोफैरड, 1/20 माइक्रोफैरड प्लस 1/C आपको फाइंड करना है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1/C इक्वल टू आ जाएगा 1/10 माइनस 1/20, अर्थात 1/C इक्वल टू 22 माइनस 1, 1/C इक्वल टू 1 ये हो जाएगा 20, अर्थात C इक्वल टू 20। सॉरी, यहाँ कुछ गलत हुआ क्या हमारे से? CF है आपके पास 10 माइक्रो, हाँ तो ये हो जाएगा, ठीक है, 1/C 20 और C इक्वल टू 20 माइक्रो फैरड। 1/CF 10 था, C डैश आपने 20 निकाला और 20 इधर जाएगा, हाँ ठीक है, तो ये आएगा आपका C इक्वल टू 20 माइक्रो फैरड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 गुणा 10 की पावर, सॉल्यूशन में देखते हैं इसका, एक वैद्युत द्विध्रुव 5 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम पर के किसी एक वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, यानी कि E जो दिया हुआ है आपको वो दिया है 5 गुणा 10 की घात 4 थीटा कोण पर, थीटा इक्वल टू दिया है 30 डिग्री संरेखित है, इस पर इतने न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण, यानी कि टॉ बराबर 5 गुणा 10 की घात माइनस के 5 न्यूटन मीटर, न्यूटन पर कूलाम था ये, न्यूटन मीटर का एक बल आघूर्ण का द्विध्रुव पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए, चूंकि टॉ बराबर होता है EP साइन थीटा, और यहां से आपको P फाइंड करना है, तो P बराबर टॉ अपॉन E साइन थीटा, और P बराबर टॉ का वैल्यू रखेंगे आप यहाँ पर 5 गुणा 10 की घात माइनस 5, और E का वैल्यू है 5 गुणा 10 की घात माइनस 4, और साइन 30, और साइन 30 डिग्री, और साइन 30 का वैल्यू आप यहाँ पर यूज करेंगे P इक्वल टू 5, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ओ सॉरी ये चल प्लस के 4 है, तो ये होगा 10 की घात माइनस 5 अपॉन 10 की घात माइनस प्लस 4, और इंटू यहाँ पर साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, यानी कि ये हो जाएगा P इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -5 -4, यानी कि P इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -9 कूलाम मीटर। ये आपको सॉल्व करना था। नेक्स्ट है, कहीं अगर इसे एक बार देख लेंगे आप, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, धातु और अर्धचालकों की प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? चूंकि हम जानते हैं रो इजकल टू M अपॉन NE² टॉ होता है, तो हम इसके अकॉर्डिंग समझेंगे, और टॉ इजकल टू होता है, यानी कि रो जो रो है वो प्रोपोर्शनल है
1/टॉ, और टॉ जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के और वी के। तो यहाँ पर लैम्डा क्या है आपका माध्य मुक्त पथ, और वी है जो वर्ग माध्य मूल चाल, यानी कि VRMS मान लेंगे इसे हम। तो चूंकि होता क्या है, जब ताप बढ़ाते हैं तो चालकों के अणुओं की दोलन ऊर्जा बढ़ जाती है और दोलन आयाम बढ़ जाता है, फलस्वरूप माध्य मुक्त पथ अर्थात लैम्डा का मान बढ़ जाता है। देखो चूंकि लैम्डा अगर बढ़ेगा, लैम्डा का मान लैम्डा का मान कम हो जाता है, यहाँ पर ये लैम्डा का मान क्या हो जाता है, कम। लैम्डा का मान कम हो जाता है। दूसरे ताप बढ़ने पर इलेक्ट्रॉनों की वर्ग माध्य मूल चाल बढ़ जाती है। देखो ध्यान से, यहाँ पर लैम्डा कम हो रहा है और वी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है लैम्डा कम होने पर और वी बढ़ने पर, वी अगर बढ़ रहा है और लैम्डा कम हो रहा है तो टॉ कम हो जाता है, और जब टॉ कम हो जाता है तो रो बढ़ जाएगा। देखो यहाँ पर लिखा माध्य मुक्त चाल का मान कम हो जाता है, दूसरे ताप बढ़ने पर इलेक्ट्रॉनों की वर्ग माध्य मूल चाल का मान भी बढ़ जाता है। इस प्रकार लैम्डा का मान कम होने और v का मान बढ़ने पर क्रांतिकाल टॉ का मान कम हो जाता है। एक बार फिर समझ लें आप, चूंकि टॉ जो है बराबर है लैम्डा अपॉन v के, तो लैम्डा कम होता है v बढ़ता है, ये कम होने पर v बढ़ने पर ये कम हो जाएगा टॉ, और टॉ प्रोपोर्शनल रो के है 1/, यहाँ पे नहीं लिखते, जो टॉ अगर कम है, यहाँ पे देखें टॉ अगर कम होगा तो रो बढ़ जाएगा, यानी कि प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। तो इस बात को आप आसानी से समझ सकते हैं यहां से। एक बार फिर ध्यान से देखेंगे आप कि रो प्रोपोर्शनल है 1/टॉ के, और टॉ जो है लैम्डा अपॉन वी है, तो अगर टॉ हमारा कम होगा तो रो बढ़ जाएगा, और चूंकि लैम्डा का मान ताप बढ़ाने पर लैम्डा का मान कम होता है और वी वर्ग माध्य मूल चाल का मान बढ़ जाता है, तो इसलिए टॉ कम हो जाता है, और टॉ कम हो जाता है तो रो बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ धातुओं की प्रतिरोधकता जो है वो बढ़ जाती है। और इसके बाद साथ ही उसने पूछा है अर्धचालकों की। अर्धचालकों में क्या होता है, विद्युत रोधी का भी लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन आप अर्धचालक लिखेंगे। अर्धचालकों में क्या होता है, इसमें ताप बढ़ाने पर n बढ़ जाता है, हालांकि सेम कंडीशन वही है, लेकिन यहाँ पर n के मान में वृद्धि हो जाती है, और ये वृद्धि टॉ में वृद्धि होने टॉ यह वृद्धि टॉ में होने वाली कमी से अधिक होती है, मतलब n ज्यादा होते हैं, एन में वृद्धि ज्यादा होती है और टो उस कमी को पूरा नहीं कर पाते। इससे इन पदार्थों पर ताप बढ़ाने से प्रतिरोधकता का मान कम हो जाता है। इसमें उल्टा होता है, प्रतिरोधकता घट जाती है, विद्युत रोधी की भी और चालक की भी। तो फिलहाल आपके लिए अर्धचालक की पूछी थी, तो ये आप इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनोन्य प्रेरण से आप क्या समझते हैं? अनोन्य प्रेरण से क्या समझते हैं, दो कुंडलियों के बीच अनोन्य प्रेरण किन बातों पर निर्भर करता है? देखो अनोन्य प्रेरण क्या होता है, जब किसी कुंडली या परिपथ से गुजरने वाली धारा बदलती है तो उसके जो समीप कुंडली रखी होती है उसमें चुंबकीय फ्लक्स भी बदल जाता है, और जब वे चुंबक एक कुंडली में हम धारा चेंज करते हैं दूसरी में बदल जाता है चुंबकीय फ्लक्स, तो उसमें क्या हो जाता है, दूसरी कुंडली में ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को हम अनोन्य प्रेरण कहते हैं। अब जैसे दो कुंडलियां हैं, यदि मैं पहली कुंडली में, ये I1 मान सकते हो, I1 का मतलब पहली कुंडली में अगर मैं धारा को मान में बदलता हूं तो दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स बदल जाता है, तो यानी कि φ2 बराबर Mi1 अर्थात 1, तो पहली कुंडली यानी कि φ2 जो है Mi2, और जो ये m आपने लगाया है इस m को हम अनोन्य प्रेरक गुणांक कहते हैं। ये घटना क्या कहलाती है, अनोन्य प्रेरण, और इस गुणांक को हम बोलते हैं अनोन्य प्रेरक गुणांक। और यदि I का वैल्यू यानी कि I का वैल्यू 1 हो, और तो फाई किसके बराबर होगा, m के, तो अतः किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अनोन्य प्रेरक आंकिक मान द्वितीय कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है, जो उस समय उत्पन्न होता है जब प्राथमिक कुंडली में केवल एकांक धारा प्रवाहित की जाती है। ये 2 नंबर में पूरा क्वेश्चन पूछा गया था। अगर अनोन्य प्रेरण से आप क्या समझते हैं यहां तक भी समझा देंगे तो काफी होगा। इसके साथ ही उन्होंने पूछा दो कुंडलियों के बीच अनोन्य प्रेरक किन बातों पर निर्भर करता है?
जो कुंडलियों के बीच अनुन्य प्रयुक्त निर्भर करता है दोनों कुंडलियों के फेरों की संख्या पर। ये फेरों की संख्या बढ़ने पर बढ़ जाता है। कुंडलियों में अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक होने पर अनुन्य प्रयुक्त का मान अधिक हो जाता है। और उनकी क्रोड पर, मतलब उनका जो क्रोड है वो कैसी बनी हुई है, वायु क्रोड को अपेक्षा नर्म लोहे की क्रोड होने पर अनुन्य प्रयुक्त का मान अधिक होता है। तो ये तीन बातें इसमें साथ साथ पूछी गई हैं। चाहे तो आप यहां तक लिखते तो भी ये चल जाता है, क्योंकि ये एक नंबर का ये और एक नंबर की ये बातें पूछी गई। और ये तीन बात भी लिख दोगे दोनों कुंडलियों की फेरों की संख्या पर, कुंडलियों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और क्रोड पर, तो भी चलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की किसी कुंडली जिसमें पास पास सटे 100 फेरे हैं, 3.2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। साफ दिया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की किसी कुंडली, आर बराबर कितना है आपके 10 सेंटीमीटर, फेरे की संख्या है आपकी 100, एन बराबर 100 फेरे, आई बराबर दिया है आपको 3.2 एम्पियर। धारा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, और केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है बी बराबर म्यू नोड अपॉन में 2 एन आई अपॉन में आर, ये फॉर्मूला होता है। देखो चूंकि आर भी आपको दिया हुआ है, एन भी आपको दिया हुआ है, ये सब वैल्यू आपको दिए हुए हैं, आप इस फॉर्मूले में यूज करें और इसे आप ट्राई अवश्य करें। इस कुंडली में चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना होगा, चूंकि आपने बी निकाल लिया और चुंबकीय आघूर्ण अगर आपको निकालना है तो एम बराबर, ये तो क है, ख के लिए एम बराबर चुंबकीय आघूर्ण आई ए, और ए के लिए आप यहां पर अप्लाई करेंगे पाई आर स्क्वायर, अर्थात यहां पे लिख देते हैं एम बराबर आई पाई आर स्क्वायर, सॉरी आर मैंने यहां पर कैपिटल लिया हुआ है, यहाँ आर बड़ा लिख देते हैं। तो आर का वैल्यू यहाँ पर, ये सेंटीमीटर, ध्यान रहे इस सेंटीमीटर को आप मीटर में जरूर कन्वर्ट करेंगे, अर्थात ये आर जो हो जाएगा यहाँ पर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आर का वैल्यू जो होगा 0.101 मीटर, ये आप ऐसा करके यूज करेंगे आर को। तो ये दोनों फॉर्मूले में वैल्यू रखें और आप इसे सॉल्व करें, ए का वैल्यू पाई आर स्क्वायर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसने पूछा है बायो सेवर्ट का नियम लिखिए। तो बायो सेवर्ट के नियम के लिए, बायो सेवर्ट का नियम क्या बताता है, जब किसी चालक में धारा बहती है तो उसके समीप चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने के लिए बायो सेवर्ट का नियम यूज किया जाता है। मान लेते हैं कि एक चालक है और इसमें आई एम्पियर की धारा बह रही है, और यहाँ का जो सॉल्पांस है एक छोटा इसका टुकड़ा लिया हमने डीएल लंबाई का है, और इससे आर दूरी पर बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा ये आर दूरी पर डीबी या चुंबकीय क्षेत्र बी ज्ञात करना है, तब इस नियम के अनुसार मैं इसे सदिश रूप में लिखूंगा, क्योंकि बहुत बार ये बायो सेवर्ट का सदिश रूप एग्जाम में पूछा गया है, केवल सदिश रूप लिखने के लिए पूछा गया है। इस नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र dB, मतलब dl के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा dB का परिमाण I तथा सवल्पांश dl के अनुक्रमानुपाती तथा r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप इसे दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, अन्य बुकों में ये बताया गया है कि जो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती, बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती, और जो ये एंगल बना है इसके साथ इसकी साइन के, यानी कि
साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। लेकिन फिलहाल मैं एनसीईआरटी फॉलो कर रहा हूं, तो डीएल के अनुक्रमानुपाती तथा आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और मैं इसे सदिश रूप में अगर लिखूंगा तो डीबी बराबर, ध्यान देंगे आप, सदिश रूप डीबी बराबर आई प्रोपोर्शनल आई डेल्टा एल डीएल इंटू आर अपॉन आर क्यूब। चूंकि ये सदिश रूप में, चूंकि यहाँ आर लिखा हुआ है, अभी से मैं अदिश रूप में लिखूंगा जब, तो आपको समझ में आएगा डीबी बराबर, यहाँ पर कांस्टेंट लगाएंगे म्यू नोड अपॉन में 4 पाई, म्यू नोड अपॉन 4 पाई आई डी एल आर साइन थीटा। क्योंकि डीएल और आर को हम जब ए डॉट ए क्रॉस भी लिखेंगे, यानी कि डी एल आर साइन थीटा अपॉन में आर क्यूब, और ये हो जाएगा आपका डी बी बराबर म्यू नोड अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। तो ये था बायो-सेवर्ट का नियम। और म्यू नोड अपॉन 4 पाई, इसका वैल्यू जो होता है वो होता है आपका 1 गुणा 10 की घात माइनस के साथ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। और जो म्यू नोड होता है उसे क्या बोलते हैं हम? निर्वात की विद्युतशीलता, इसे इस तरह भी लिखा जाता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है, किसी चालक के समीप बहने वाला चुंबकीय क्षेत्र, उस सौलपांश के अनुक्रमानुपाती, उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती तथा थीटा के जया के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये 4 बातों में भी लिखा जाता है। तो फिलहाल आप इतना लिख सकते हैं, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक्स किरणें गामा किरणों से किस प्रकार भिन्न है? देखो, एक्स किरणें गामा किरणों से भिन्नता, सबसे पहली बात तो यह, गामा किरणों में आमतौर पर एक्स किरणों की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है, गामा किरणों में अधिक होती है। और गामा किरणों की तरंगदैर्घ्य की लगभग 1000 गुना होती है एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य। और गामा किरणों की भेदन क्षमता एक्स किरणों की भेदन क्षमता से 1000 गुना अधिक होती है। 2 पूछे थे, यहाँ पर मैंने 2 लिखने थे, लेकिन मैंने यहाँ पर 3 लिखे हैं, तो आप लिख सकते हैं ये 3 अंतर इसमें। एक वस्तु उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है। तो अगर इसे सॉल्व करते हैं, u बराबर -20 सेंटीमीटर, क्योंकि सामने रखी होगी। यदि लेंस 3 गुना आवर्धित, m बराबर 3 आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करता है, तो लेंस की फोकस दूरी, चूंकि हम जानते हैं m बराबर u अपॉन v, तो यहाँ पर 3 और ये आ जाएगा v। चूंकि ये मोड में होता है तो यहाँ पर हम माइनस न लेकर डायरेक्ट 20 यूज करेंगे, तो v इक्वल टू आ जाएगा आपका 60 सेंटीमीटर। और 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, तो 1/f, चूंकि फोकस दूरी आपसे पूछिए, 1/f बराबर 1/v 1/60 माइनस, यहाँ पर -20 प्लस हो जाएगा 1/20, तो 1/f इज इक्वल टू 60, 1 + 3, ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 4/60, यानी कि 1/f इज इक्वल टू 1/15 और f इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। बहुत इजी कैलकुलेशन थी, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी में लिखा है। तो यही था, उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की 2 कमियां लिखी है। तो परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल में पहली कमी तो ये थी कि वो स्थिरता को नहीं समझा पाया था, क्योंकि जब वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो चक्कर लगाते हुए आवेशित ऊर्जा का विकिरण करता है, और विकिरण करता है तो घूमते हुए अपनी ऊर्जा खोता है और अंत में नाभिक में गिर जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। दूसरा, इस मॉडल के अनुसार परमाणु स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए, लेकिन जब हम प्रयोगों से देखते हैं तो वो हमें सतत न होकर रेखाओं के रूप में दिखाई देता है। तो दो कारण पूछे थे, तो 2 ये हैं। तीसरा ये है कि यह मॉडल परमाणु की इलेक्ट्रॉन संरचना को भी स्पष्ट नहीं कर पाया। तो 3 इसकी कमियां थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो भिन्न प्रकाश सुग्राही पृष्ठों M1 व M2 पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू के साथ निरोधी विभव न्यू V नोड है का ग्राफ दिखाया गया है। इसमें से अधिक कार्यफलन वाले पृष्ठ का की कारण सहित पहचान कीजिए। देखो, यदि हम बात करें, इसे मैं मान लेता हूं A पॉइंट, इसे मान लेता हूं B पॉइंट। वैसे हम इसका वैसे भी बता सकते हैं कि अगर हम इसे आगे बढ़ाएं इस प्रकार से, तो आप देख पा रहे हैं, अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पर ये कम है और यहां से यहां तक ये ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि M2 का जो कार्यफलन होगा वो ज्यादा होगा। चित्र को पूरा करने पर हम बता सकते हैं, लेकिन हम इसे 2 नंबर में पूछा है और उसने कहा है स्पष्ट करना है, तो इसलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हम जानते हैं चूंकि K इजकल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू होता है, और यहां पर K जो होता है ई वी नोड एच न्यू माइनस डब्ल्यू। अब इसे अगर सॉल्व करें, वी नोड कितना आ जाएगा, एच न्यू अपॉन ई माइनस डब्ल्यू अपॉन ई। अब हम ए पॉइंट पर, ए पॉइंट के लिए ए पॉइंट पर आप देख पा रहे हैं यहां निरोधी विभव कितना है, 0। तो 0 बराबर एच न्यू, इसके लिए आवृत्ति न्यू 1 मान लेते हैं और इसके लिए न्यू 2। तो एच न्यू 1 अपॉन ई माइनस, इसके लिए कार्यफलन मान लेते हैं हम W1 और अपॉन ई। ये ए पर है। बी पर भी आप देख पा रहे हैं निरोधी विभव 0 है, तो 0 बराबर एच न्यू 2 अपॉन में ई माइनस W2 अपॉन में ई। अगर यहां से ध्यान दें आप, इस इक्वेशन को मैं अगर थोड़ा सा और तरीके से लिखूं तो यहां से आ जाएगा मेरे पास एच न्यू 1 अपॉन में ई बराबर W1 अपॉन में ई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इसे भी अगर थोड़ा तरीके से लिख लें, एच न्यू 2 अपॉन में ई बराबर W2 अपॉन में ई, समीकरण नंबर 2। यहां आप देख पा रहे हैं चूंकि समीकरण 1 व 2 से आप देख पा रहे हैं आवृत्ति किसकी ज्यादा है, न्यू 2, क्योंकि न्यू 2 ज्यादा है न्यू 1 से। तो न्यू 2 ज्यादा न्यू 1 से, अगर ये ज्यादा है तो W2 भी ज्यादा होगा। तो W2 इज ग्रेटर देन W1। तो W2 किसका है, M2 का। तो आप लिख सकते हैं M2 पृष्ठ का कार्यफलन अधिक होगा। यही आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन प्रकार के अर्धचालक किस प्रकार बनाया जाता है। एन प्रकार के अर्धचालक में ऊर्जा बैंड को बताइए। जब एन प्रकार का अर्धचालक बनाते हैं तो उसमें 5 संयुक्ता कोई अपद्रव्य मिलाते हैं, 5, जैसे आर्सेनिक, फास्फोरस और आर्सेनिक और फास्फोरस 2 हैं। तो कोई 5 संयुक्ता का जब इसमें मिलाते हैं तो 4 संयुक्ता, ये 4 के साथ तो सहसंयोजी बंध बना लेता है और एक आपके पास यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है। तो यही सब लिखा है। जर्मेनियम और सिलिकॉन शुद्ध अर्धचालक में पंच संयुक्ता वाला तत्व जब आर्सेनिक, फास्फोरस और ये Sb, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा क्या बोलेंगे इसे, तो फिलहाल 2 हैं, आर्सेनिक और फास्फोरस। एंटीमिनी है ये। तो एन प्रकार के अर्धचालक तब निर्मित होता है जब एक पंचसंयुक्ता वाला SI परमाणु की जगह लेता है, तो उसके 4 इलेक्ट्रॉन 4 पड़ोसी सिलिकॉन परमाणु के साथ बंध जाते हैं। हालांकि 5वां इलेक्ट्रॉन मूल परमाणु के स्थिर रूप से बंधा रहता है, इसलिए इन इलेक्ट्रॉनों में मुक्त करने के लिए आयनीकरण ऊर्जा बहुत कम होती है। ये सब कुछ नहीं पूछा था, तो किस प्रकार बनता है ये पूछा था बस। फिलहाल एन प्रकार के अर्धचालक का ऊर्जा बैंड बताइए। तो एन प्रकार के अर्धचालक का ऊर्जा बैंड कुछ इस प्रकार से होता है, जो इसका एनर्जी जो ग्राही स्तर होता है एनर्जी का, वो हमारे चालन बैंड के पास होता है। यानी कि यहां से हल्की भी ऊर्जा लेगा तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलकर चालन बैंड में चला जाता है, और ये आपका कंडक्शन बैंड है। तो फिलहाल इसमें वैलेंसी यानी कि संयोजी बैंड।
ये इस प्रकार से चित्र बना, केवल ये बताना था कि n प्रकार का अर्धचालक किस प्रकार बनाते हैं, ये चित्र बना देना और आपको बता देना कि 5 संयुक्ता वाला हमने तत्व मिलाया जाता है उसमें अशुद्धि के रूप में, और इसका ऊर्जा बैंड आरेख ये है। और आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर मैंने केवल ये था आपका एन चालक का, ये पी का है, पी टाइप का, तो लेकिन ये आपको बनाना नहीं है यहाँ पर। इसमें जो, क्योंकि ये डोनर होता है और ये एक्सेप्टर होता है, इसका जो ग्राही स्तर होता है वो चालन संयोजी बैंड के समीप होता है। तो ये केवल अंतर करने के लिए मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। फिलहाल आप ये लिखेंगे नहीं, केवल इतना ही लिखना है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, 3 बिंदु आवेश Q -4Q और 2Q L लंबाई के भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज ABC के शीर्षों पर आरेख के अनुसार यानी कि चित्र के अनुसार दर्शाए गए हैं। Q पर कार्यरत परिणामी विद्युत बल के परिमाण के लिए व्यंजक बताइए। मतलब आपको Q पर लगने वाला परिणामी विद्युत बल बताना है। क्योंकि इसी चित्र को देख लेते हैं, ये Q है और ये 2Q यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव है, और Q पर आपको निकालना है। तो होगा क्या कि इस पर एक बल, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, इसका नाम मैं लिख लेता हूं F1, और -4Q और Q के बीच एक बल कार्य करेगा, इसका नाम लिख लेते हैं F2। अब चूंकि ये F2 ऐसे बड़ा होना चाहिए, इसे मैं दोबारा से बना देता हूं। ये F1 है और ये F2 है। चूंकि ये एंगल कितना होगा 60 होगा ये भी, और ये भी 60 होगा, तो इनका जो परिणामी होगा F1 और F2 का, वो यहां काम करेगा F, यानी कि इनका परिणामी। और इनके परिणामी के लिए हम क्या करते हैं, इनके बीच का एंगल निकाल लेते हैं। तो ये एंगल पूरा कितना होगा, अगर ये 60 है और यहाँ पर मैं लाइन इसके ड्रॉ करूं तो ये इसके पैरेलल है, तो ये 60 और ये 60 है, तो यहाँ भी 60 होगा। तो यानी कि मैं पूरे को 120 लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो ये एंगल कितना होगा आपका 120 डिग्री। अब F1 और F2 के परिमाण निकाल लेते हैं। देखें आप, F1 कूलाम के नियम से Q और 2Q के बीच, और इनके बीच की दूरी है L, तो मैं यहाँ कांस्टेंट को, कोलम्बिक कांस्टेंट को K लिख लेता हूँ। Q 2Q यानी कि 2Q स्क्वायर अपॉन में L स्क्वायर, ये F1 होगा। और F2 अगर लिखें, अर्थात Q और -4Q के बीच, तो वो होगा K -4Q और Q यानी कि 4Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। ध्यान से देखें, ये 2 है, ये 4 है, तो यानी कि यहां पर ये संबंध आ रहा है F2 इजिकल टू है 2F1। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। हमें A पर परिणामी बल निकालना है, यानी कि Q पर परिणामी बल। अगर मैं फॉर्मूला यूज करूं, F बराबर √ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2, और कॉस, यहां पर कॉस 120 आएगा, क्योंकि इनके बीच थीटा कितना है, थीटा इजिकल टू 120 डिग्री। तो F1 F2 की जगह मैं 2F1 लिख सकता हूं, तो F इजिकल टू ये हो जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 की जगह 2F1, यानी कि 2F1 का मतलब है 4F1 स्क्वायर प्लस, यहाँ F2 की जगह रखेंगे 2F1, 2 2 जा 4 F1 स्क्वायर, और कोस 120 का वैल्यू -1/2, 2 से 4 कैंसिल आउट होगा, तो ये हो जाएगा 5F1 स्क्वायर प्लस, सॉरी ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है, तो 2F1 स्क्वायर अंडर रूट, और F अगर लिखें हम, तो F आएगा 3F1
स्क्वायर अंडर रूट। तो यहाँ से मैं f लिख सकता हूँ अंडर रूट 3 f1, और f1 का वैल्यू मेरे पास था k 2q स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर। तो यानी कि f इज इक्वल टू अंडर रूट 3 k 2q स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर, या इसे ऐसे लिख दूं 2 अंडर रूट 3 k q स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर। ये f आपको फाइंड करना था। अगर वैल्यू देता तो हम q और l का वैल्यू भी रख सकते थे, और k का वैल्यू आप जानते ही हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर वैल्यू न्यूमेरिकल भी लिख सकते हैं। तो फिलहाल तो आप यहाँ छोड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 गिवन है, चित्र में एक श्रेणीबद्ध LCR यानी कि LCR परिपथ दिया गया है, और इसमें L का वैल्यू इतना है 5 हेनरी, C का वैल्यू 80 माइक्रोफैरड और R का वैल्यू 40 ओम है। और 3 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, तीनों एक एक नंबर के हैं। तो फिलहाल हम लिख लेते हैं L इजकल टू है 5.0 हेनरी, C इजकल टू 80 माइक्रोफैरड, या इसे ऐसे लिख सकते हैं 80 गुणा 10 की घात माइनस के 6 फैरड, और R आपको दिया है 40 ओम। और यहाँ पर VRMS भी गिवन है, VRMS वो गिवन है आपको 230 वोल्ट। पहला जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है स्रोत की आवृत्ति जो परिपथ में अनुनाद उत्पन्न करे, यानी कि अनुनादीय आवृत्ति। अनुनाद के लिए XL बराबर होता है XC, अनुनाद के लिए। तो इसमें आप चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला अनुनादी आवृत्ति क्या होगी, अनुनादी आवृत्ति यहां से निकाल सकते हैं, जो मैंने बोला है। ये अनुनादी आवृत्ति F इजकल टू F नोट लिखें 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC। तो यहां पर सॉल्व करें F नोट 1/2 3.14 अंडर रूट 1/L का वैल्यू हमें दिया हुआ है 5, मैं 5 लिख रहा हूँ बस, और ये है 80 इंटू 10⁻⁻6। इसे सॉल्व करें, देखो ये हो जाएगा 80 है, ये 0 5 हो जाएगा, और 8 पंजे 40, 40 का भी एक 0 इसमें ले जाते हैं 4 हो जाएगा, ये होगा 40, और 40 को बाहर लिखेंगे, नहीं सॉरी 4, तो 1/2 इंटू 3.14 इंटू 2 अंडर रूट से बाहर आएगा, और यहाँ 4 बचेगा 10 की घात माइनस के 2, ये ऊपर जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं हम F नोट इजकल टू, ये हो जाएगा 100, और 4 से 100 को कैंसिल आउट करेंगे तो 25 बटे 3.14, और इससे 25 को डिवाइड करेंगे तो F नोट जो आएगा वो आपका लगभग आएगा 8 के आसपास, यानी कि 7.96 हर्ट्ज, यानी कि F नोट को आप लगभग 8 हर्ट्ज लिख सकते हो। तो ये आपको F नोट फाइंड करना था। सेकंड जो दिया हुआ है उसने कहा है परिपथ की प्रतिबाधा, यही क्वेश्चन है, और अनुनाद इसमें है। तो परिपथ की प्रतिबाधा Z बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। चूंकि XL बराबर XC गिवन है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और R बचेगा, यानी कि Z बराबर R। तो Z बराबर, क्योंकि XL बराबर है XC के यहाँ से, तो R इजकल टू कितना आएगा आपका 40 ओम, तो Z भी 40 ओम हो जाएगा। तो Z ये फाइंड करना था। थर्ड जो गिवन पूछा है, थर्ड क्वेश्चन में पूछा है उन्होंने अनुनादी आवृत्ति पर धारा का मान, यानी कि इस आवृत्ति पर ही धारा का वैल्यू निकालना है। तो अनुनादी आवृत्ति पर धारा का मान निकालना है। तो अनुनादी आवृत्ति पर धारा के मान के लिए हम I नोड निकालेंगे V नोड अपॉन Z, और I नोड V नोड को लिखेंगे √2 VRMS अपॉन Z, यानी कि I नोड इजकल टू √2 का चाहे तो वैल्यू रख सकते हैं हम 1.41 इंटू 230
अपॉन जेड कितना आ जाएगा 40, जेड 40 आएगा। यहाँ 0 से ये कैंसिल और 4 से 23 को कैंसिल आउट करेंगे तो 1.414 से 23, तो ये आ जाएगा 5.75 और इसकी मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो 8.13 आई नोड आएगा। तो आई नोड आपका निकल के आ रहा है यहाँ से 8.13 एम्पियर। ये आपको फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र यानी कि जनरेटर, एसी जनरेटर का सिद्धांत और कार्य प्रणाली सचित्र बताइए। तो इसके लिए सबसे पहले जो जनरेटर होता है उसमें एक कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के बीच में घुमाई जाती है। तो इसका जो सिद्धांत है, एसी जनरेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के पर कार्य करता है। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसमें एक विद्युत वाहक होगा, ये विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। यही इसका सिद्धांत है। यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर और जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो फ्लक्स परिवर्तन होता है और फ्लक्स परिवर्तन के कारण उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और जिसके कारण कुंडली में एक धारा प्रेरित हो जाती है। अब साथ ही इसकी कार्य प्रणाली मान लेते हैं कि ये एक कुंडली है, आयताकार कुंडली, जो कोणीय वेग ओमेगा से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाई जाती है। टी समय पर जो चुंबकीय क्षेत्र और कुंडली के अभिलंब के बीच जो कोण है वो थीटा है। थीटा बराबर क्या हो जाएगा ओमेगा टी। अब कुंडली से जुड़ा चुंबकीय फ्लक्स होगा फाई बराबर बी ए, फाई बराबर बी ए कोस ओमेगा टी या बी कोस ओमेगा टी इंटू ए। तो फाई ये लिखा, तब कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम द्वारा दिया जाता है। तो ई कितना होगा इसमें, ई उत्पन्न हो जाएगा इसमें माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। तो ई इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी, यानी कि डी बाई डी टी। फाई का वैल्यू रखेंगे हम बी ए कॉस ओमेगा टी। यहां से हो जाएगा ई इज इक्वल टू माइनस एन एन बी ए कोस का होगा माइनस साइन ओमेगा टी और इनटू में क्या आएगा ओमेगा। तो फाइनली जो ई का वैल्यू आएगा, ई का वैल्यू आ जाएगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। चूंकि साइन ओमेगा टी का अधिकतम मान 1 होता है, तो 1 होता है तो ई बराबर क्या हो जाएगा एन बी ए ओमेगा। तो यानी कि ई का वैल्यू अधिकतम मान है, तो इसे नया नाम दे देते हैं ई नोट। तो ये समीकरण 1, तो यहां पर हम ई नोट रखें तो ये इक्वेशन कैसे हो जाएगी, ई बराबर यहां ई नोट साइन ओमेगा टी, समीकरण 1 से ही। तो ये फाइनली विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला उत्पन्न हो जाता है। और इसके लिए ये कुंडली वर्क कैसे करती है, जब हम बी ये थीटा को देखते हैं तो आप इसे इस तरह समझ सकते हैं, जब ये कुंडली यानी कि थीटा का वैल्यू जब 0 डिग्री होगा, यानी कि जब थीटा 0 होगा तो इसमें 0 विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और जब ये कुंडली एक चक्कर घूमेगी अर्थात थीटा का वैल्यू 90 होगा तो यहां पर इसमें कुछ विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा या अधिकतम कह सकते हैं। और फिर दूसरी बार घूमेगी 180 पर, ये फिर न्यूनतम होगा। अगली बार ये विपरीत दिशा में बढ़ेगा और फिर शून्य होगा, अर्थात इसमें विद्युत वाहक बल पूरे एक चक्र के दौरान 2 बार शून्य और 2 बार अधिकतम होता है। यानी कि थीटा बराबर 90 डिग्री पर और थीटा बराबर 270 डिग्री पर। तो ये सब इसके बारे में बताया गया है, तो आप इसे देख सकते हैं। तो फिलहाल यही इसका कार्य सिद्धांत था।
और इसमें जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल है E बराबर E नोट साइन ओमेगा टी है। ये बनाने की जरूरत नहीं थी, केवल ये समझाने के लिए है, एनसीईआरटी का ही फिगर लिया गया है। इसी का अथवा का क्वेश्चन गिवन है, एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग करते हुए अनंत लंबाई के धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। मतलब आपको एक अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, लेकिन उसने कहा है एम्पियर के परिपथीय नियम को यूज करना है। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक अनंत लंबाई का चालक तार है एक्स वाई, और इसके समीप हम एक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं और उस बंद पृष्ठ पर एक सवलपांच लेते हैं dl। जो dl है वो b और dl की जो दिशा होगी वो समदिश होगी। तो माना अनंत लंबाई के तार में I धारा प्रवाहित हो रही है, r दूरी पर बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और P से जाते हुए हमने क्या कर लिया, एक काल्पनिक या बंद पृष्ठ खींचते हैं जिसे हम वृत्त के रूप में खींचते हैं। तब सममिति से पथ के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र परिमाण में समान होगा। B सदिश B व dl एक ही दिशा में, अर्थात थीटा इजकल टू 0 डिग्री। तो अगर मैं B डॉट dl निकालूं, ये हो जाएगा आपका B dl cos 0, और ये आ जाएगा इंटीग्रेशन B dl cos 0। अब यहां से हमने इसे डॉट किया तो B बाहर आएगा, इंटीग्रेशन dl B dl। अब यदि हम इसे सॉल्व करें और dl का वैल्यू, फिलहाल dl क्या होगा, dl यानी कि इन सब का योग है जितने भी इस पर सवलपांश है, तो ये हो जाएगा b इंटू 2πr। तो b डॉट dl ये हमने सिंपल तरीके से निकाला केवल इंटीग्रेशन के मेथड से। तो b डॉट dl इक्वेशन फर्स्ट, एम्पियर के नियम से इंटीग्रेशन b डॉट dl बराबर म्यू नोड I, और इस परिपथ में जो धारा है वो I है। इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, तो ये हो जाएगा आपका B बराबर 2πr इजकल टू म्यू नोड I, और यहां से अगर B को फाइंड करें तो यहां से B आपका हो जाएगा म्यू नोड अपॉन में 2π I अपॉन r। यही फॉर्मूला हमें फाइंड करना था। B डॉट यानी कि उससे r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का जो वैल्यू है म्यू नोड अपॉन में 2π I अपॉन r है। ये हमने एम्पियर के नियम से किया है। जब हम इसे दूसरे मेथड से करते हैं तो बहुत लेंथी होता है, एम्पियर का नियम इस काम को बहुत इजीली कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तरंगाग्र से क्या तात्पर्य है, वेव फ्रंट। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर समतल तरंगों के परावर्तन को समझाइए। सबसे पहले तरंगाग्र लिखना है। तो तरंगाग्र क्या होता है, किसी माध्यम के तरंगों के संचरण के दौरान उस माध्यम में एक ऐसा पृष्ठ खींचा जाए जिस पर मौजूद सभी कण एक ही तरह के कंपन कर रहे हो, तो उसे तरंगाग्र कहते हैं। तरंगाग्र किसी भी तरंग में मौजूद सभी बिंदुओं का बिंदु पथ होता है। तरंगाग्र पर किसी भी बिंदु पर खींची गई लंबवत रेखा उस बिंदु के तरंग के प्रसार की दिशा यानी कि चलने की दिशा को दर्शाती है। तो ये तो था तरंगाग्र। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर में इतना हमने लिखा। उसके बाद हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत के आधार पर हमें करना क्या है, आधार पर समतल तरंगों के परावर्तन की व्याख्या करनी है। तो उसके लिए हम एक परावर्तित तल मान लेते हैं और इस पर एक तरंगाग्र आपतित करते हैं, और जब ये तरंगाग्र, ये ए बी तरंगाग्र है, आगे बढ़ता है तो जब तक ये तरंगाग्र का ये सिरा बी पर पहुंचता है ये ए पर पहुंच जाता है। अभी बी, यहां ये बी पर है और यहां ये ए पर पहुंच जाता है। जैसे जैसे आगे बढ़ता है
तो जब ये आगे बढ़ेगा इस दिशा में तो उसी दिशा में ए भी आगे बढ़ेगा। जब बी सी पर पहुंच जाएगा तो उतने समय में ए डी पर पहुंच जाएगा। और यहाँ पर जब हम चाप खींचते हैं, यानी कि यहाँ पर इसका ये ए बी बी सी डिस्टेंस का चाप खींचते हैं ए डी पर, तो यहाँ पर ये कटता है। तो अर्थात जो जितना समय से बी से सी पर जाने में लगा उतना ही ए से डी पर जाने पर लगा। और जैसे जैसे ये तरंगाग्र का पहला बिंदु ए पर टकराएगा, धीरे धीरे ये बिंदु टकराएंगे और इसके बीच से फिर प्रत्येक बिंदु ए, सबसे पहले ए से निकलेगी तरंगिकाएं और सबसे लास्ट में सी से, अर्थात इनसे तरंगिकाएं चलती हैं। इस प्रकार जो सी डी है वो परावर्तित तरंगाग्र को प्रदर्शित करता है। तो ये सब लिखा हुआ है, मान लेते हैं। तो एक वाई वाई डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है, ए बी इस पर तिरछा आपतित होता है तरंगाग्र, और इसके संचरण के किरण परावर्तक पृष्ठ बिंदु ए पर अभिलंब से आई कोण बनाती है। जैसे जैसे तरंगाग्र ए बी आगे बढ़ता है, तरंगाग्र परावर्तक पृष्ठों के बिंदु ए व सी के बीच में टकराता है। इस प्रकार ए तथा सी के बीच स्थित सभी बिंदुओं से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलने लगती हैं। ये तरंगिकाएं परावर्तक पृष्ठ से दूसरे माध्यम में नहीं जाती, बल्कि पहले माध्यम में वी चाल से ऊपर चलती है। ए बी की भी तरंग चाल वी है और सी डी की भी चाल वी है। तो जो बी सी है, जो बी सी है यहाँ पर या ए डी है, उन्हें अगर लिखे तो बी सी जो होगी, बी सी बराबर होगी वी टी, और जो ए डी होगी डिस्टेंस वो वी टी, दोनों ही सेम होंगी। तो इसे आगे लेके चलते हैं। इस चित्र को हम आपको एक ही बार बनाना है। अब ये तरंगाग्र है। अब हम तरंगाग्र के बिंदु ए को केंद्र मानकर एडी त्रिज्या का, मैंने ये पहले ही बताया, ए को केंद्र मानकर एडी त्रिज्या का जब चाप लगाते हैं तो परावर्तित तरंगाग्र को प्रदर्शित करता है। अब ये एंगल है, ये आपतन कोण आई है, ये परावर्तन कोण आर है। अब हम इसमें त्रिभुज ए बी सी और सी डी ए में देखो बी सी जो थी वो एडी के इक्वल है, पीछे हमने देखा है, और यहां पर ये एंगल और ये एंगल समकोण है, और AC जो है ये भुजा इन दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ भुजा है। तो इसका मतलब ये त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज है, और सर्वांगसम है तो इसमें एंगल आई, ये वाला कोण इसका और ये कोण CPCT से बराबर होंगे। और यही हमें प्रूफ करना था, अपवर्तन कोण बराबर परावर्तन कोण, यही परावर्तन का नियम है। और दूसरा नियम इससे स्पष्ट है कि आपतित तरंगाग्र AB परावर्तित तरंगाग्र CD परावर्तक पृष्ठ वाई वाई डैश के साथ बराबर कोण बनाता है। और दूसरा आपतित किरण, यहां आपतित किरण न लिखकर आपतित तरंगाग्र लिखेंगे, आपतित तरंगाग्र और परावर्तित तरंगाग्र, यहां भी तरंगाग्र तथा आपतन बिंदु अभिलंब तीनों एक ही तल में हैं। इस प्रकार हाइगेंस के प्रयोग द्वारा तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या हो जाती है। तो इसमें यही था, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दिया था 3 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कला संबंध स्रोत से आप क्या समझते हैं? ये भी इसी यूनिट से है। व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। तो कला संबंध स्रोत क्या है? जब दो प्रकाश स्रोत समान आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न करें और दोनों तरंगों के मध्य कलांतर समान रहे, क्योंकि कला संबंध का है तो जिनका कलांतर समान रहे उन्हें क्या बोलते हैं हम? कला संबंध स्रोत कहते हैं। कला संबंध स्रोत बनाने के लिए जरूरी है कि दोनों प्रकाश स्रोत एक ही मूल स्रोत से मिले हों। दो अलग अलग प्रकाश स्रोत से कला संबंध स्रोत प्राप्त नहीं हो सकते। अगर स्रोत कला संबंध स्रोतों की शर्तों का पालन करते हैं तो ही कला संबंध स्रोत कहलाते हैं, यदि नहीं करते तो उन्हें कला असंबंध स्रोत कहलाते हैं। व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें, व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त सबसे पहले तो यही है कि प्रकाश जो स्रोत है वो कला संबद्ध होना चाहिए। दूसरा, प्रकाश स्रोत एकवर्णीय होना चाहिए। तरंगों की दिशा भी समान होनी चाहिए। दोनों तरंगों के आयाम भी समान होने चाहिए और समान आवृत्ति होनी चाहिए। ये 5 शर्तें हमने व्यतिकरण के लिए लिखी हैं। और एक चीज ये भी है, जब हम दो कला संबंध स्रोत लेते हैं और जब हम यहाँ पर एक फॉर्मूला ड्राइव करते थे फ्रिंज चौड़ाई के लिए, वहां उस फॉर्मूले से ये भी कहते हैं कि दोनों जो कला संबंध स्रोत हैं उनके बीच की, यानी कि स्लिटों के बीच की दूरी कम होनी चाहिए, क्योंकि बीटा बराबर डी लैम्डा अपॉन डी होता है। अगर ये कम होगी तो इसकी यहाँ ये कम होगी तो इसकी चौड़ाई ज्यादा होगी। तो यहां से भी बता सकते हैं, लेकिन ये 5 लिखेंगे तो सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
यदि लेंस के दोनों ओर माध्यम समान है तो पतले उत्तल लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र स्थापित कीजिए। हमें अपवर्तन का सूत्र बनाना है, तो अपवर्तन के सूत्र के लिए हम सबसे पहले मानते हैं एक पतला लेंस, और पतला लेंस के अपवर्तन के सूत्र के लिए क्योंकि क्वेश्चन में ही कहा है पतला उत्तल लेंस लेना है, तो उसकी मोटाई को हम नगण्य मानेंगे, उसकी मोटाई को हम नगण्य मानेंगे। और इसके लिए हम एक लेंस बना लेते हैं, ये क्योंकि उसने कहा पतला लेंस है, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। पतले लेंस के लिए आपको ये अप्लाई करना है, तो इसकी मोटाई को हम नगण्य मानते हैं, उससे हम छोड़ देते हैं फिलहाल। तो सबसे पहले इस पर एक मुख्य अक्ष खींचते हैं, और यहां पर कोई वस्तु है और इससे एक किरण चल रही है, और पहले पृष्ठ द्वारा इस वस्तु ए का प्रतिबिंब, या वस्तु आई लिख लेता हूं मैं, ए लिख लेता हूं, चलो, वस्तु ए का प्रतिबिंब जो है वो आई डैश पर बनता है। यहां पर अभी मैंने आई लिखा है। अभी हम एक एक पृष्ठ के लिए देखेंगे। तो ये जो थोड़ा बोला है कि एक लेंस है, पतला लेंस है, और एक वस्तु उसके सामने रखी है, तो ये आप लिख सकते हैं थोड़ा, और इसका प्रकाशीय केंद्र O है। तो अब हम ए के कारण वस्तु ए का जो प्रतिबिंब बन रहा है पहले पृष्ठ द्वारा, अभी दूसरे पृष्ठ को छोड़ते हैं, पहले पृष्ठ द्वारा आई पर बनता है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस, क्योंकि पतला लेंस है, वैसे तो यहां तक की काउंट करनी चाहिए, लेकिन यहां तक की लेंगे हम, क्योंकि इसकी मोटाई को हमने नगण्य माना है। ये U है, और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो अभी फाइनल नहीं है, वो V डैश मान लेते हैं हम। तो इसके लिए अगर मैं अपवर्तन के सूत्र का फॉर्मूला लगाऊं एक पृष्ठ द्वारा, वो होगा आपका N अपॉन V, यहां पर वो है V डैश, N अपॉन V अपवर्तन के सूत्र से मैं यहां लिख सकता हूं गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से। गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र से ये हो जाएगा हमारा N अपॉन V होता है, तो यहां पर V डैश है, N अपॉन V माइनस 1 अपॉन U और N माइनस 1 अपॉन R। यहां पर हम R1 लिखते हैं, हम मान लेते हैं स्टार्टिंग में R1 जो है और R2 जो है ये वक्रता त्रिज्याएं हैं, वक्रता त्रिज्याएं R1 और R2 क्या हैं, वक्रता त्रिज्याएं। तो ये पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, आप इसे लिख देंगे कि शुरुआत में जो लिखेंगे आप कि एक लेंस है, पतला लेंस है, जिसकी वक्रता त्रिज्या R1 और R2 है। ये सब आप स्टार्टिंग में लिख सकते हैं, इतना आप समझते ही हैं। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब जो आई डैश है, आई डैश, और जहां यहां पर मैं बताना भूल गया, एन जो है आपका लेंस का अपवर्तनांक, लेंस का अपवर्तनांक क्या है, एन है। तो एन है लेंस का अपवर्तनांक। तो अभी आई डैश द्वितीय पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करेगा। अब ये वस्तु का कार्य करेगा, तो अब V जो है आपका वस्तु का कार्य करेगा, और ये जो वस्तु है, ये वस्तु द्वितीय पृष्ठ के कारण इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहां पर बनता है I पर, और इस फाइनल प्रतिबिंब की दूरी को मैं मान लेता हूं यहां पर V। अब हम इसके लिए द्वितीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र से यहां पर देखो N अप्लाई किया था। अब यहां चूंकि अब जो प्रकाश किरण है वो लेंस से किस में जा रही है, वायु में जा रही है, तो इसलिए यहां पर N की बजाय
1/n/v। अभी v क्या है यहाँ, v ही है, माइनस 1/u का काम कर रहा है v डैश इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/r2। इसे कैलकुलेट करें, n से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं यहां पर, तो ये हो जाएगा 1/v माइनस n/v डैश बराबर, n से मल्टीप्लाई करूंगा 1 माइनस n/r2। इसे और थोड़ा तरीके से लिख लेते हैं, इसे तरीके से लिखेंगे 1/v माइनस n/v डैश और माइनस कॉमन ले लेते हैं n-1/r2। इक्वेशन नंबर सेकंड, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, दोनों समीकरणों को हम ऐड कर देते हैं। आप देख पा रहे हैं जब ये इसमें ऐड करेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u बचेगा, 1/v माइनस 1/u बराबर यहाँ बचेगा n-1/r1 और माइनस n-1/r2। तो यहाँ से 1/v माइनस 1/u बराबर n-1/1/r1 माइनस 1/r2। और लेंस के लिए चूंकि हमें अपवर्तन का सूत्र, वैसे तो यही अपवर्तन का सूत्र है फाइनली, यदि हम इसे थोड़ा सा आगे और दूसरे रूप में लिखें तो यदि वस्तु अनंत पर है अर्थात u जो है इन्फिनिटी है, तो उसका प्रतिबिंब v v कितना होता है, f पर बनता है। जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस पर बनेगा। तो यहाँ पर 1/f, ये इस केस में हम निकाल दे रहे हैं, वस्तु जब इनफाइनाइट पर है 1/v इक्वल टू, ये तो हो जाएगा 1/f माइनस 1/0, सॉरी इनफाइनाइट इज इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2। ये फॉर्मूला हमें ड्राइव करना था। अगर हम चाहें तो यह समीकरण हमारी है, इसे हम यहाँ पर अगर हम 2 लिख लिया, अगर इसे 3 देखें और इसे 4 लिख लें तो 3 and 4 से हम यहाँ से चाहो तो, फिलहाल तो इस क्वेश्चन में यहाँ तक लिखा हुआ था 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u भी लिख सकते हैं, लेकिन आपसे केवल पूछा यहीं तक था कि अपवर्तन का सूत्र बताइए, केवल इक्वेशन नंबर 4 तक, तो यहीं तक आप लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8O16 परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 16 AMU है, तो इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात की। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा मैं जल्दी में लिख देता हूँ इसे। फिलहाल चूंकि ऑक्सीजन है तो 8 प्रोटॉन होंगे, 8 न्यूट्रॉन और 8 ही इलेक्ट्रॉन, तो 8 प्रोटॉनों का द्रव्यमान, यानी कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया हुआ है इससे आप इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, और 8 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे, ये न्यूक्लियनों का द्रव्यमान हमने निकाल लिया इन दोनों को जोड़ने पर। अब परमाणु का द्रव्यमान इतना दिया हुआ है, पहले हम नाभिक का निकाल लेते हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन को माइनस करके। तो ये परमाणु का है, 8 इलेक्ट्रॉनों का ये है, और इन दोनों का अंतर करेंगे तो ये आ जाएगा नाभिक का। चूंकि हमें निकालना है प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, तो सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पर द्रव्यमान क्षति, यानी कि इसमें से ये माइनस कर देंगे, तो ये बचेगा 0.1370, ये डेल्टा एम आया। और डेल्टा एम निकालने के बाद हम निकालते हैं बंधन ऊर्जा, डेल्टा बी, डेल्टा एम सी स्क्वायर, डेल्टा एम यहाँ रखा और सी स्क्वायर की जगह 931 MeV से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 127.544 MeV। चूंकि प्रति न्यूक्लियन निकालनी है और 16 है यहाँ पर, तो 16 से इसे डिवाइड कर देंगे, तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 127.544 बटे 16, और इससे इसे कैंसिल करेंगे 7.97 MeV। बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला जो इसका अथवा का क्वेश्चन गिवन है, द्रव्यमान क्षति को पूछ रहा है
और नाभिक की बंधन ऊर्जा को पूछ रहा है। तो यानी कि जो हमने न्यूमेरिकल किया है उसकी थ्योरी पूछी है यहाँ पर। तो ये भी द्रव्यमान क्षति हम जानते हैं कि जो नाभिक होता है उसका वास्तविक द्रव्यमान न्यूक्लियो के द्रव्यमान से कुछ कम होता है, इसे हम द्रव्यमान क्षति कहते हैं। यानी कि नाभिक का द्रव्यमान और माइनस वास्तविक द्रव्यमान। सो ये नाभिक का ना कहकर हम यहाँ न्यूक्लियोनों का कह सकते हैं, यानी कि जो न्यूक्लियोन है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो ये डेल्टा एम निकालते हैं। ये सब सिंबल मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। साथ ही उसने पूछा है द्रव्यमान क्षति बंधन ऊर्जा से कैसे रिलेटेड है। नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या होती है वो वहाँ यहाँ पर बता दिया गया है। किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह मात्रा है जो नाभिक को देने पर उसके समस्त न्यूक्लियनों को बंधन मुक्त कर दे, अर्थात नाभिक को जो ऊर्जा दें जिससे कि उसके न्यूक्लियन अलग अलग हो जाएं, उसे ही हम बंधन ऊर्जा कहते हैं। और बंधन ऊर्जा इक्वल टू होता है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, यहाँ डेल्टा एम का वैल्यू। तो ये इसमें संबंध है, यही आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव्य तरंगे क्या है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। फिलहाल मैं बता देता हूँ, क्योंकि 1924 में डी ब्रोगली ने बताया था कि जो द्रव्य कण होते हैं और वो गतिशील अगर होते हैं तो उनके साथ एक तरंग एसोसिएट होती है, यानी कि उनके साथ एक तरंग संबद्ध होती है, जिस तरंग को ही हम द्रव्य तरंगे कहते हैं। उन्होंने ये बताया था कि प्रत्येक जो द्रव्य कण होता है वो तरंग और कण दोनों की भांति कार्य करता है, और जो तरंग उनके साथ किसी कण के साथ गतिशील कण के साथ एसोसिएट होती है यानी कि संबद्ध होती है, उसकी तरंगदैर्ध्य को हम डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य कहते हैं। और इसी अवधारणा को हम द्वैती प्रकृति भी कहते हैं। ये सब हमें किसने बताया था, डी ब्रोगली ने बताया था, और ये केवल इनका एक हाइपोथेसिस था। हाइपोथेसिस के आधार पर बताया था इन्होंने, हाइपोथेसिस के आधार पर। और इसका जो इन्होंने जो इसका प्रैक्टिकल प्रूव किया था वो डेविसन ने किया था, डेविसन और जर्मर, डेविसन एंड जर्मर 1927 में। और साथ साथ 1928 में जेपी थॉमसन ने, जेपी थॉमसन ने 1928 में किया था। यानी कि इसका प्रैक्टिकली प्रूफ, केवल इनका ये हाइपोथेसिस है और इसका प्रैक्टिकली प्रूफ डेविसन और जर्मर ने किया था कि किसी भी द्रव्य कण के साथ एक तरंग एसोसिएट होती है जब वो गतिशील होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कण भी है और तरंग भी है। तो ये सब बातें इन्होंने बताई थी। साथ में इन्होंने पूछा गतिशील द्रव्य कण के साथ संबंध तरंगदैर्ध्य के लिए व्यंजक लिखिए। यहाँ लिखिए कह रहा है और ये 3 नंबर में है, तो लिखिए तो नहीं होगा, इसे प्रूफ भी करना है। तो प्रकाश तरंग से संबद्ध प्रकाश तरंग की बात कर लेते हैं हम। प्रकाश तरंग से संबद्ध फोटोन की ऊर्जा वो होती है E बराबर एच न्यू। ये क्वांटम थ्योरी के अनुसार है, क्वांटम सिद्धांत की थ्योरी है E बराबर एच न्यू। अब अगर यदि फोटोन का द्रव्यमान m है तो आइंस्टीन समीकरण से जो एनर्जी होगी E बराबर एच न्यू होगी, सॉरी E बराबर mc² होगी, mc²। तब दोनों को इक्वल रखें, यहां पर हम एच न्यू mc² इजगल टू एच न्यू, और mc² न्यू का वैल्यू जो होता है c/λ, चूंकि न्यू इजगल टू c/λ। तो यहाँ से c कैंसिल आउट होगा, mc इजगल टू h/λ, और कैलकुलेट करें तो लैम्डा बराबर लिख लेते हैं, लैम्डा इजगल टू h/mc। और फोटोन के लिए m इंटू सी क्या हो जाएगा, संवेग h/p। यानी कि द्रव्य तरंगों की जो तरंगदैर्ध्य होती है वो h/p होती है। यही फॉर्मूला यहां पर ड्राइव करने के लिए कहा था। p क्या है, संवेग है, h क्या है आपका प्लैंक कांस्टेंट।
प्लैंक कांस्टेंट। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर ये पूरा इसका रिजल्ट भी, मतलब क्वेश्चन का आंसर भी यहीं पे है। पीएन संधि उत्क्रम अभिनत अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त करने के लिए प्रायोगिक व्यवस्था का परिपथ चित्र बनाइए। यानी कि पीएन संधि के लिए उत्क्रम अभिनति में जो हम ग्राफ बनाते हैं वो कैसे जोड़ा जाता है, तो उसके लिए केवल ये ग्राफ बनाना है आपको। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पीएन संधि को पी को सॉरी ये वाला है इसका, क्योंकि उत्क्रम अभिनति में ये मैंने दोनों ही बता दिए। ये फॉरवर्ड बायस है, ये है अग्र अभिनति, अग्र अभिनति, और ये है उत्क्रम अभिनति, अभिनति। तो इसमें क्या है, जब P को माइनस से जोड़ेंगे और N को प्लस से जोड़ेंगे तो ये उत्क्रम अभिनति में, और वोल्ट मीटर इसके साथ श्रेणी क्रम में। केवल इसमें आपको ये वाला सर्किट बनाना था एक उत्क्रम अभिनति का। 1 नंबर में पूछा गया था, ये मैंने केवल जानकारी के लिए यहाँ बनाया है। जब हम इसमें वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है, और जब इसके लिए ये फॉरवर्ड बायस के लिए तो इसमें वोल्टेज बढ़ाते हैं तो इस प्रकार से बढ़ता है। तो फिलहाल तो केवल आप उत्क्रम अभिनति का चित्र बनाएंगे, केवल ये सर्किट डायग्राम आपको बनाना था कि कैसे जोड़ा जाता है ये ग्राफ बनाने के लिए। यहाँ फॉरवर्ड और बैकवर्ड बायस का दोनों का ग्राफ भी आपके सामने है। अभी हम इसे समझेंगे। उत्क्रम अभिनत पीएन संधि के लिए वीआई अभिलाक्षणिक वक्र की सहायता से भंजन की घटना को समझाइए। यहां पर आपको भंजन की घटना को समझाना है। देखो, सबसे पहले तो भंजन की घटना होती क्या है। विद्युत रोधी पदार्थ अर्धचालकों में भंजन की घटना में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है। जेनर डायोड में ये इसके लिए एग्जांपल होता है जेनर डायोड। जब धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है तो वो जेनर डायोड में भी होता है, बैकवर्ड बायस में। अब उसने पूछा है कि इस अभिलाक्षणिक वक्र की सहायता से भंजन को समझाना है। तो ये लिखा हुआ है, उत्क्रम अभिनत पीएन संधि डायोड वीआई अभिलाक्षणिक वक्र की मदद, ये तो यहां से पढ़ें आप। जब पीएन संधि डायोड पर उत्क्रम वोल्टेज बढ़ाया जाता है तो शुरुआत में धारा नियत रहती है। बहुत ज्यादा उत्क्रम वोल्टेज लगाने पर संधि के पास सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं। इससे इलेक्ट्रॉन और होलों की संख्या में बहुत ज्यादा संख्या में बन जाते हैं, इसलिए धारा अचानक बढ़ जाती है। इस घटना को भंजन कहते हैं। और विद्युत भंजन में जिस वोल्टेज पर विद्युत का चालन करने लगते हैं उस वोल्टता को हम भंजन वोल्टता कहते हैं, ये वाली यहाँ पर। तो फिलहाल इसमें 2 नंबर में यही लिखना था। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रिज्म के आइडियल वक्र खींचिए। प्रिज्म के लिए आइडियल वक्र खींचना है जिसमें अल्पतम विचलन कोण को प्रदर्शित कीजिए। सिद्ध कीजिए कि अल्पतम विचलन की स्थिति में प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का फॉर्मूला ये होता है। तो सबसे पहले आइडियल वक्र खींचना है, तो उसके लिए आइडियल वक्र ये है हमारे पास, जहां इसमें हम आपतन कोण अलग अलग आपतन कोण पर विचलन कोण प्राप्त कर लेते हैं। विचलन कोण ये प्रैक्टिकल भी हम करते थे कुछ इस प्रकार से। हम यहाँ पर आपतन कोण डालेंगे और ये वाला विचलन कोण हम प्राप्त करेंगे। जब इनके बीच ग्राफ खींचते हैं तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ आता है। साथ ही उसने कहा कि अल्पतम विचलन कोण कहाँ होगा, तो अल्पतम विचलन कोण जो इसका लोवेस्ट पॉइंट होगा ये अल्पतम विचलन कोण कहलाएगा। तो फिलहाल ये ग्राफ बनाना था और इसके साथ साथ आपको बताना है, इस फॉर्मूले को ड्राइव करना है। तो अल्पतम विचलन की स्थिति क्या होती है, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक पृष्ठ पर, जिस एक प्रिज्म के किसी एक पृष्ठ पर डाली जाती है तो इसका आपतन कोण I है और अपवर्तन कोण R है। और जब ये QR दिशा में जाती है तो दूसरे पृष्ठ के लिए आपतन कोण I2 और निर्गमन कोण इसका R2 और निर्गमन कोण E हो जाता है और ये RS दिशा में चली जाती है। लेकिन उसने कहा कि अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात करना है। अल्पतम विचलन की स्थिति क्या होती है कि जो आपतन कोण है और जो निर्गमन कोण है ये दोनों बराबर होते हैं और साथ ही R1 और R2 भी बराबर होते हैं। तो ये यहाँ पर लिखा है, न्यूनतम विचलन तब होता है जब प्रकाश किरण प्रिज्म के आधार के समांतर होती है, अर्थात ये दोनों एंगल बराबर होंगे। अपवर्तन कोण बराबर होते हैं, यानी कि I और E बराबर होते हैं। आपतन कोण और निर्गमन कोण भी बराबर होते हैं, अर्थात ये कह सकता हूं I बराबर E और R1 बराबर R2, ये दोनों इक्वल होते हैं
किस स्थिति में? जब डेल मिनिमम होता है, अर्थात जो आप विचलन कोण है वो मिनिमम होगा। तो इस स्थिति में आपको ये निकालना है। तो इसे सॉल्व करते हैं फॉर्मूले को। यहां पर आपको ये चित्र दिया हुआ है, जैसा कि मैंने बताया कि ये कोई पी क्यू प्रकाश किरण है जो क्यू आर दिशा में जाती है और बाहर प्रिज्म से आर एस दिशा में निर्गमित हो जाती है। आपतन कोण आई, निर्गमन कोण ई। जब यहाँ पर इसे आगे बढ़ाएंगे और इसे पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर डेल प्राप्त होता है। तो इस त्रिभुज में लिखेंगे, अगर ध्यान दें इस एंगल को देखें तो ये होगा आई माइनस आर वन। तो मैं लिख लेता हूं एंगल एम क्यू एन, एंगल एम क्यू एन, और एंगल एम आर एन, एम आर एन। ये इतना मैथमेटिक्स हम जानते हैं, ये हो जाएगा आई माइनस आर वन, आई माइनस आर वन, और एम आर एन हो जाएगा ई माइनस आर टू, ई माइनस आर टू। अगर मैं डेल लिखूं, डेल इजकल टू इन दोनों का सम होगा, अर्थात एंगल एम क्यू एन प्लस एंगल एम आर एन। तो डेल हो जाएगा हमारा, डेल इजकल टू आई माइनस आर वन प्लस ई माइनस आर टू। इसे थोड़ा तरीके से लिख लेते हैं, डेल इजकल टू आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं हम। अब यहां पर ध्यान दें, ये जो अभिलंब खींचे गए हैं चतुर्भुज ए क्यू एन आर में, चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है, मैं चतुर्भुज ही बना दे रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं, चलो लिख ही देते हैं। समांतर चतुर्भुज ए क्यू एन आर में एंगल ए और एंगल एन, एंगल ए प्लस एंगल एन कितना होगा? 180 डिग्री। इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। नेक्स्ट ट्रायंगल क्यू एन आर में, ट्रायंगल क्यू एन आर में इस एंगल को एन मान रखा है, आर वन प्लस आर टू प्लस एन, सॉरी आर वन प्लस आर टू प्लस एंगल एन इजगल टू 180 डिग्री। इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। तो आप देख पा रहे हैं ये दोनों 180 है और एन से एन कटेगा, तो एंगल आर वन प्लस आर टू प्लस एंगल एन इजगल टू एंगल ए प्लस एंगल एन। एंगल एन से एंगल एन कैंसिल आउट होगा, तो आर वन प्लस आर टू इजगल टू एंगल एन ए। तो मैं फिलहाल ए लिख रहा हूं, एंगल नहीं लगा रहा हूं क्योंकि फॉर्मूले में ए ही लिखा हुआ है। तो इक्वेशन नंबर हो जाती है हमारी फोर्थ। और आर वन प्लस आर टू इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट ये हो जाएगी डेल इजकल टू आई प्लस ई माइनस आर वन आर टू की जगह मैं ए लिख लेता हूं। इक्वेशन नंबर 5। 4 और 5 को देखना है। अल्पतम विचलन की स्थिति में, सॉरी विचलन अल्पतम विचलन की स्थिति में I बराबर E होगा और R1 बराबर होगा R2। इस R1 R2 को मैं R लिख लेता हूं। तो ये दोनों इक्वेशन, तो समीकरण 4 व 5 से दोनों में ये कंडीशन लगाएं तो ये हो जाएगा R प्लस आर ए, यानी कि R प्लस आर इजकल टू ए। और इस वाली इक्वेशन में लिख लेते हैं डेल मिनिमम लिखा जाएगा, डेल एम इजकल टू आई लिख लेते हैं इसे, आई प्लस आई और माइनस ए। तो यहां पर हो जाएगा आपका
आर इजकल टू ए बाई टू, और यहाँ से डेल एम बराबर 2i माइनस ए, और यहाँ से i अगर आप देख पा रहे हो तो a प्लस डेल एम बाई 2। i और r हमने यहाँ पर फाइंड कर लिए हैं, और i और r निकालने के बाद हमें इस प्रिज्म का अपवर्तनांक का सूत्र निकालना है। तो प्रिज्म का अपवर्तनांक n इजकल टू साइन i अपॉन साइन r से दिया जाएगा, और n इजकल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, n इजकल टू साइन i के स्थान पर आएगा a प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। यही फॉर्मूला हमें ड्राइव करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। इसी का अथवा का क्वेश्चन गिवन है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2, जल का अपवर्तनांक 4/3। वायु के सापेक्ष, तो अभी इसे लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। यहां दिया हुआ है वायु के सापेक्ष, तो इसे लिखेंगे हम ANG 3/2, ये वायु के सापेक्ष है। और जल का अपवर्तनांक, यानी कि जल का अपवर्तनांक भी ANG, सॉरी जल को हम W लिख लेते हैं, ANW इजकल टू 4/3। द्विउत्तल लेंस है, द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या है, तो R1 20 सेंटीमीटर, और दूसरी जो वक्रता त्रिज्या होगी वो नेगेटिव में होगी -30 सेंटीमीटर। द्विउत्तल है, द्विव अवतल होता दोनों नेगेटिव लिया जाता। वक्रता त्रिज्याएं 20 और 30 सेंटीमीटर है। इस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए वायु में। अभी वायु में फोकस दूरी ज्ञात करनी है, तो फोकस दूरी का फॉर्मूला फर्स्ट 1/FA इजकल टू ANG, क्योंकि वायु में पूछा है -1, 1/R1 माइनस 1/R2। अब 1/FA आपको फाइंड करना है वायु में, एयर में, तो ANG का वैल्यू है 3/2 -1, और यहाँ 1/20। जब यहाँ पर 30 रखेंगे तो प्लस 1/30 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2, 3 माइनस 1, 1/2, 1/2 इंटू, ये आएगा एलसीएम 60, और 2 3 3 और 2 5, और इसे कैंसिल करेंगे 1/FA, 5 से 60 12, 12 दूनी 24, 1/FA इजकल टू 1/24। तो यहाँ से FA कितना आ जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर। तो वायु में फोकस दूरी कितनी है इसकी 24 सेंटीमीटर। दूसरा उसने पूछा है जल में क्या होगी। अब जल में क्या होगी, तो जल के लिए फॉर्मूला लिखते हैं 1/FW, फॉर्मूला यही n-1 1/R1 माइनस 1/R2। यहां पर ये n कौन सा आएगा, क्योंकि उसने कहा जल में, यानी कि जल में पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये होगा आपका कि WNG लिखा जाएगा, क्योंकि पानी के सापेक्ष हो गया अब कांच का। तो यहां n जो लिखा जाएगा WNG, तो इसे मैं यहां पर लिखता हूं इजकल टू WNG, यहां n ना आकर WNG आएगा। अब ये WNG क्या है, तो पहले हम WNG को फाइंड कर लेते हैं। WNG किस प्रकार लिखा जाएगा, ANG अपॉन ANW, और ANG कितना है हमारा 3/2 अपॉन ANW 4/3। तो फाइनली यहां से WNG हो जाएगा आपका 3 3 9/8, 9/8। तो 1/FW इजकल टू 9/8 माइनस 1, 1/20 प्लस हो जाएगा 1/30, क्योंकि यहाँ पर -30 है। ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा
5/60 यानी कि 5 से 60 काटूंगा 1/12, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। यहाँ होगा 9 - 8 यानी कि 1/8 गुणा 5/60, तो 1/FW, और 1/FW बराबर हो जाएगा 1/8 गुणा 1/12 यानी कि 12×96, तो 1/FW बराबर 1/96, और FW बराबर 96 सेंटीमीटर, यानी कि जो जल में फोकस दूरी होगी वो 96 सेंटीमीटर होगी। ये न्यूमेरिकल था एक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वप्रेरण गुणांक को परिभाषित कीजिए तथा इसका SI मात्रक लिखिए। किसी धारावाहिक परिनालिका के स्वप्रेरण का गुणांक के लिए सूत्र भी लिखिए। और साथ ही कह रहा है वो कि ये चित्र दिया हुआ है, इसमें A और B दो प्रेरक हैं, फाई और आई के बीच ये ग्राफ बनाया गया है, तो इसमें किसका स्वप्रेरक तो अधिक होगा, तो ये अभी समझेंगे। तो सबसे पहले स्वप्रेरण गुणांक, जब किसी कुंडली में उसके धारा के मान में परिवर्तन होता है तो उसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और जिसके कारण उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और उसमें धारा बहने लगती है। इस घटना, इसे ही हम क्या बोलते हैं, स्वप्रेरण। तो पहले स्वप्रेरण को लिख लेते हैं। यही, जब किसी कुंडली में धारा बहने लगती है तो विद्युत धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। यानी कि आई धारा प्रवाहित करने पर जो फ्लक्स होगा N फाई प्रपोजनल होगा आई के, और N फाई बराबर, मतलब यहां पर एक लाइन कम लिखी है, यहां पर इससे पहले ये होगा N फाई प्रपोजनल आई, और जब प्रपोजनल हटाएंगे तो एल आई आएगा, तो N फाई बराबर एल आई। तो इस एल को हम बोलते हैं, इस एल एक कांस्टेंट है जिसे हम स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व तो कहते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है, हेनरी। अब इस एल की परिभाषा देना चाहें, यदि मैं आई का वैल्यू 1 रखूं, तो आई का वैल्यू 1 रखूं, यहां पर लिख देते हैं, यदि आई बराबर 1, तो N फाई क्या हो जाएगा, बराबर एल के, तो N फाई बराबर एल, अतः कुंडली का स्वप्रेरण आंकिक रूप से कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है जब उसमें एकांक धारा प्रवाहित की जाती है। यानी कि किसी कुंडली में यदि एकांक धारा में परिवर्तन किया जाए, धारा के मान में एकांक परिवर्तन किया जाए, तो उसका स्वप्रेरण गुणांक जो है उसके चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है। यही इसकी परिभाषा है। साथ में उसने कहा है धारावाहिक परिनालिका के, किसी एक परिनालिका के स्वप्रेरण गुणांक के लिए सूत्र लिखिए। तो परिनालिका का स्वप्रेरण गुणांक जो होता है वो होता है L बराबर म्यू नोड N स्क्वायर ए एल। ए है परिनालिका का क्षेत्रफल, L है परिनालिका की लंबाई, और N इसमें फेरों की संख्या, और म्यू नोड को आप जानते हो निर्वात की चुंबकशीलता या पारगम्यता, निर्वात की पारगम्यता या चुंबकशीलता भी बोलते हैं। और इसका वैल्यू कितना होता है आपको पता ही है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये इसका वैल्यू होता है। तो ये सब पूछा था, प्रतीकों का अर्थ भी बता दिया, वो हमने यहाँ पे बताया। साथ ही वो कह रहा है कि इस चित्र में ए और बी दो प्रेरक के लिए ग्राफ बनाया गया है फाई और आई के बीच, यानी कि ये फाई है यहाँ पर और यहाँ इधर आई लिया गया है, तो इसमें से किसका स्वप्रेरक किस अधिक होगा। चूंकि हम जानते हैं, चूंकि एन फाई बराबर एल आई, या फाई, मैं अगर फाई ही ले लूँ, एन फाई को फाई कहे, कुल की बात करें तो फाई बराबर एल आई आ रहा है यहाँ से, या एन भी ले सकते हो आप, और एल बराबर हो जाएगा एन फाई अपॉन में आई। यहां आप देख रहे हैं फाई और आई, किसे, फाई बटे आई ये बताता है ढाल को, यानी कि प्रवणता को। फाई अपॉन आई किसे बताता है, ढाल या प्रवणता। तो जिसका ढाल ज्यादा होगा उसी का प्रवणता ज्यादा होगी, सॉरी, जिसका ढाल ज्यादा होगा एन फाई अपॉन आई ज्यादा होगा उसी के लिए एल ज्यादा होगा। और यहां पर इसका ढाल है ये, और इसका ढाल है ये, तो ए का ढाल ज्यादा है, यहां ए का ढाल अधिक है या प्रवणता अधिक है, अधिक है। अतः ए प्रेरक प्रेरक
ए का स्वप्रेरण या स्वप्रेरकत्व अधिक होगा। यही आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, और ये केस स्टडी बोलते हैं। इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है और इसी के आधार पर क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। हो सकता है वो थोड़े अलग भी हों, लेकिन आधार यही है। 1942 में जर्मन भौतिक शास्त्री किरचॉफ ने ओम के नियम के जटिल परिपथों को, यानी कि बहुत सारे जटिल परिपथों में धारा का मान ज्ञात करने के लिए ओम के नियमों का यूज करके परिवर्तित किया। ओम के नियम को परिवर्तित किया इन्होंने, ओम के नियमों को परिवर्तित किया और दो नियम दिए जिनमें से ऐसे परिपथों के किसी भाग में धारा का मान ज्ञात किया जा सकता है। किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार बंद परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी भी एक संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग बराबर होता है। ये किरचॉफ का प्रथम नियम है। किसी चालक में संधि की ओर प्रवाहित धाराओं का धनात्मक, संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लिया जाता है। ये इसी के आधार पर है, समेशन आई बराबर 0। और यहां पर ये दूसरा नियम लिखा हुआ है इसका, यानी कि समेशन आई आर बराबर समेशन ई। ये आप पढ़ सकते हैं यहां पर। इस नियम को लगाते समय जब धारा की दिशा में चलते हैं तो धारा तथा संगत प्रतिरोध के गुणनफल को धनात्मक लेते हैं और सेल के विद्युत अपघट्य में ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर चलने पर विद्युत वाहक बल को ऋणात्मक लेते हैं। यानी कि किसी भी संधि में इन किरचॉफ के नियमों को लगाने का पूरा मेथड यहां पर आपको समझाया गया है, ये दिखाया गया है इस प्रथम उसके लिए। अब इसमें इसके आधार पर जो पहला क्वेश्चन है वो है किरचॉफ का प्रथम नियम। जो किरचॉफ का प्रथम नियम है वो व्यक्त करता है ऊर्जा संरक्षण को, आवेश संरक्षण को, संवेग संरक्षण को या द्रव्यमान। तो जो किरचॉफ का प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण को दर्शाता है, तो जबकि दूसरा जो नियम है, फर्स्ट नियम आवेश संरक्षण को, और जो सेकंड लॉ है, सेकंड नियम, वो आधारित है आपका ऊर्जा संरक्षण पर, ऊर्जा संरक्षण पर। और प्रथम नियम आपको बताया गया है कि जो संधि की ओर आने वाली धाराएं हैं, जैसे I1 और I5, ये आने वाली धाराएं बराबर दूर जाने वाली धाराएं का योग बराबर होता है, या किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। आई आने वाली को आप माइनस ले लें, जाने वाली को प्लस, या फिर जाने वाली को प्लस ले लें, आने वाली धाराओं को माइनस, तो भी शून्य ही आएगा। अब इसका दूसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो देखते हैं। ये परिपथ, ये प्रतीक बनाया है और इसमें आपको आई का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर धारा मान लेते हैं I1, यहां पर धारा मान लेते हैं I2, और यहां तो ये धारा है ये I, यहां भी I ही होगा। तो अभी हमें I फाइंड करना है, तो पहले I1 निकाल लेते हैं। चूंकि इस संधि पर बात करें अब, पहली संधि पर, तो 2 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर इजिकल टू I1, तो यहां से I1 आपका आ जाएगा 4 एम्पियर। तो I1 निकला। अब यहां इस संधि की बात करें तो I1 आ रहा है और ये जा रही हैं, I2 जा रहा है इससे और 1 एम्पियर भी जा रहा है। तो I1 बराबर I2 प्लस 1 एम्पियर। यहां से I1 है 4 एम्पियर और I2 प्लस 1 एम्पियर, ये माइनस होगा तो I2 आपका यहां से आएगा 3 एम्पियर। तो I2 3 एम्पियर। अभी हम बात करते हैं तीसरी संधि पर। यहां मैं लिख देता हूं, इसका नाम ले देते हैं P, Q और R। P पर, और ये हमने लगाया है Q पर, और अब हम बात करते हैं R पर। तो ये होगा I2 आने वाली धारा, दूर जाने वाली धारा, बराबर I प्लस 1.3 एम्पियर। ये कहां पर, R पर, संधि R पर, मैं शॉर्ट में लिख दिया। तो I2 है आपका यहां पर 3 एम्पियर और ये है I प्लस 1.3 एम्पियर। ये इधर माइनस होगा तो I आपका आ जाएगा 3 में से 1.3, तो 1.7 एम्पियर। तो I का वैल्यू आपको फाइंड करना था। ये सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो दिया हुआ है पढ़ लेते हैं। थर्ड लास्ट क्वेश्चन है आपके पेपर का।
किरचॉफ के नियमों की सहायता से व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन व्यवस्था के लिए आवश्यक प्रतिबंध स्थापित कीजिए। देखो यहाँ पर व्हीटस्टोन सेतु के लिए आवश्यक प्रतिबंध बताना है, तो उसके लिए यहाँ पर एक चित्र बना लेता हूं। मैंने व्हीटस्टोन सेतु का चित्र एनसीईआरटी का लिया है, यानी कि यहाँ पर 4 प्रतिरोध एक वर्ग की भुजा में लगाए गए हैं और R4 जो है अज्ञात है, मतलब जिस प्रतिरोध को हमें ज्ञात करना होता है उससे यहाँ लगा देते हैं हम। अभी इसमें व्हीटस्टोन सेतु की स्थिति, संतुलन की स्थिति प्राप्त करनी है, तो संतुलन की स्थिति के लिए किरचॉफ के द्वितीय नियम और प्रथम नियम का यूज करेंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर I1 और I2, चित्र के बारे में यहाँ नहीं लिख रहा हूँ कि ये 4 प्रतिरोध हैं, इस प्रकार से जोड़े गए हैं, तो ये सब आप चित्र में देख ही रहे हैं, क्योंकि हमें संतुलन की अवस्था प्राप्त करनी है। संतुलन की अवस्था कब प्राप्त करेंगे हम? जब संतुलन की स्थिति में संतुलन की स्थिति कब होती है? जब इस भुजा में अर्थात गैल्वेनोमीटर में बहने वाली धारा 0 हो। इसकी धारा मैं IG के नाम से दे देता हूं और वो 0 हो। तो अगर ये धारा 0 है, यहां पर बहने वाली धारा IG बराबर 0 है, तो I2 जितनी धारा यहां से जाएगी सीधी यहां चली जाएगी। इसका मतलब है तो I2 बराबर किसके होगा? I4 के, और यहां से I1 बराबर होगा I3 के। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। इसे मैं इक्वेशन फर्स्ट बना लेता हूं, कभी जरूरत पड़ेगी तो बोल देंगे कि यहां से। अब हम बंद पास ले लेते हैं ABDA। बंद पास ABDA में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम से अगर देखें तो जब हम इसमें संधि का नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम बताएंगे, समेसन IR बराबर समेसन E, यानी कि ये ऐसे ले रहे हैं हम बंद पास को, तो ये तो I2 तो होगा प्लस का, और क्योंकि इसकी दिशा विपरीत हो रही है ये माइनस, तो इसे लिख पाएंगे हम। पहले इसे लिख लेता हूं, माइनस I1 इंटू R1, चूंकि यहां धारा 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और प्लस I2 इंटू R2 बराबर 0। इसे लिख सकते हैं हम I1 R1 बराबर I2 R2, क्योंकि ये माइनस में जाएगा, माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकेंड। बंद पास अब की बार दूसरे बंद पास में लेंगे। बंद पास हमारे पास है CDBC में, वही किरचॉफ के द्वितीय नियम से। जब अब यहां पर अगर हम ऐसे लें तो यहां पर हमारा जो होगा वो I3 माइनस में लिया जाएगा और I4 प्लस में, तो ये हो जाएगा I4 R4 माइनस, ये 0 होगा, सॉरी यहाँ पर ये 0 और ये माइनस में लिया जाएगा, माइनस I3 इंटू R3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से I4 R4 बराबर I3 R3, और यहाँ I4 की जगह मैं लिख सकता हूँ I2, या मैं एक काम कर लेता हूँ पहले, I3 R3 बराबर I4 R4 लिख लेता हूँ। अब इसे ऐसा अप्लाई करेंगे समीकरण 1 से, I3 के जगह पर हम लिख सकते हैं I1, तो समीकरण 1 से मान रखने पर ये हो जाएगा I1 R3 बराबर I4 की जगह I2 R4। ये मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ I2 इस साइड लिखा है। इक्वेशन नंबर यहाँ पर ले लेते हैं 3। समीकरण 2 बटे समीकरण 3 करेंगे, डिवाइड करें अगर इसे, तो I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा R1 अपॉन R3 बराबर, और R2 अपॉन R4। चाहो तो ये लिख दें या फिर R2 R4 के साथ लिख सकते हैं, तो यानी कि
R1/R2 ऐसे लिख लो आप इसे, संलग्न भुजाएं हो जाएंगी। R1/R2 को इधर ले आओ, R2 बराबर R3/R4, संलग्न भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। यह है आपका संतुलन की अवस्था का प्रतिबंध। इस अज्ञात को निकालना है, यानी कि R4 को अगर निकालना है तो R4, ये 3 वैल्यू आपको पता होंगे और R4 आप इसे निकाल सकते हैं, जैसा कि मीटर सेतु वगैरह इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो इस पेपर में हमने 2025 के सैंपल पेपर को, दूसरे सैंपल पेपर को सोल्व किया। इससे पहले सैंपल पेपर को वीडियो चैनल पर डाल दिया गया है, तो आप इसे देखें और इसके नोट्स बनाएं, और अवश्य ही आपको इनसे बहुत फायदा मिलने वाला है बोर्ड एग्जाम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।